हम दोनों रास्ते पे निकल जाते थे शर्ट लेके, लोगों को कहते थे कि थोड़ा टच करके बताने ये ऐसा ऐसा है चलेगा, तो बोलता था दूर रहो दूर रहो। अब खाने में प्रॉब्लम ये आ गया कि खाने के लिए पैसे तो है नहीं। अच्छा खाना तब मिलता था जब नीचे हमारा ये बढ़ता था, भंडारा बढ़ता था। पीछे हमारे एक गुरुद्वारा है, वहाँ चले गए कभी तो गुरुद्वारा में बढ़िया खा लिया। फैमिली से भी प्रेशर था कि आप लोग लाइफ में सेटल नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, इतना टाइम हो गया, 2-2.5 साल हो गए थे। 2021 1 जनवरी 12 बजे का टाइम दिया था उन्होंने, करते हैं लास्ट इन्वेस्टर, तो स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने में 1 मिनट में उन्होंने मना कर दिया। तो दुनिया का सबसे कंफर्टेबल कपड़ा माना जाता है बैम्बू। तो हम वो एक नया लाइन ऑफ रेंज बनाते हैं बच्चों के लिए, जो आई थिंक किडबी इंडिया का पहला ब्रांड है जो बैम्बू प्लांट बेस्ड कपड़े बनाना स्टार्ट करा। स्टार्टअप में घुसते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, इन्वेस्टर पैसा डाल देगा, ठीक है, फिर अपनी करियर सेट हो जाएगी। स्टार्टअप्स के साथ यही है कि हमको शुरू में लगता है कि वाह स्टार्टअप्स की दुनिया, अरे वाह यहाँ तो मतलब बड़ा इजी है सब कुछ, है ना। जो पहला फाइनेंशियल ईयर क्लोज किया था तो हमने अराउंड 1 करोड़ का सेल किया था 4-5 महीने में। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने सेल्स किया था अराउंड 8.5 से 9 करोड़ का, और इस साल हम क्लोज करेंगे अराउंड 30 करोड़ का। वाह। हम जब स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में मुश्किल से 3-4 नाम आते हैं, लेकिन हमारे आसपास ऐसे ढेर सारे स्टार्टअप्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ किडबी के को फाउंडर्स स्वप्निल और हुसैन हैं। तो स्टार्टअप वाइब्स 18 में आपका स्वागत है, और स्वागत है स्वप्निल और हुसैन आपका। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर के? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अब तक की आप लोगों की जर्नी कैसी रही, और किडबी शुरू कैसे हुआ? मैं चाहूंगी कि शुरुआत में थोड़ा हम किडबी से ही शुरुआत करें। तो किडबी के बारे में बताइए कि किडबी शुरू कैसे हुआ। तो किडबी शुरू हुआ है 2021 से, अक्टूबर मंथ से हमने शुरू किया है। बेसिकली किडबी करते क्या है हम लोग किड्स वेयर के बेबीज़ के लिए ड्रेसेस बनाते हैं, जो कि अराउंड 0 से 6 ईयर्स तक के लिए काम करते हैं। ड्रेसेस के साथ में हम एक्सेसरीज पे काम करते हैं। थोड़ा हमारा डिफरेंट कैसे है और सेगमेंट से, क्योंकि हम जो ड्रेसेस बनाते हैं उस फैब्रिक का बनाते हैं जो कि बेहद सॉफ्ट है। तो स्पेशली जब बच्चों की स्किन की बात की जाए तो बहुत ही सॉफ्ट होती है, और इसके लिए हमने जो ड्रेसेस सेलेक्ट किया है ये बेसिकली एक सस्टेनेबल है, ऑर्गेनिक है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। तो इस वजह से ये काफ़ी एक अलग प्रोडक्ट है कंपैरिजन टू अदर ड्रेसेस, जो अगर हम बच्चों के नॉर्मल मार्केट में देखते हैं और काफ़ी जगह देखते हैं तो उससे कई सारे जगह से क्या होता है कि रैसेस आने का डर होता है, पर हमारा जो है वो सर्टिफाइड होने की वजह से बच्चों पे रैसेस नहीं आते हैं। वेरी नाइस। ये थोड़ा अलग है। स्वप्निल, बेसिकली एक अगर आसान भाषा में बोले तो हम ऐसा कपड़ा बनाते हैं जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि हम बैम्बू प्लांट बेस्ड कपड़े बनाते हैं जो बच्चों की स्किन के लिए काफ़ी फ्रेंडली होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं कंफर्टेबल की, तो दुनिया का सबसे कंफर्टेबल कपड़ा माना जाता है बैम्बू। तो हम वो एक नया लाइन ऑफ रेंज बनाते हैं बच्चों के लिए, जो आई थिंक किडबी इंडिया का पहला ब्रांड है जो बैम्बू प्लांट बेस्ड कपड़े बनाना स्टार्ट करा। और अगर हम बात करते हैं अपने ब्रांड के और डीप में जाने की, तो हम मल्टीपल कैटेगरीज में डील करते हैं कि जैसे हम बच्चों के लिए बॉडी सूट्स बनाते हैं, रोम्पर्स बनाते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, उससे लेके 5 साल तक 6 साल तक हम वहाँ तक केटर करते हैं उनको। हम बॉडी सूट्स बनाते हैं, रोम्पर्स बनाते हैं, झबला बनाते हैं, सॉफ्ट टॉयज बनाते हैं जिससे बच्चे खेलते हैं। झबला मैंने बड़े सालों बाद सुना, झबला वर्ड है ना। तो झबला पुराने जमाने में 90s में यूज होता था, पेरेंट्स यूज करते थे। आज के टाइम पे वो थोड़ा सा इनहैंस्ड वर्जन आ गया उसका, थोड़ा सा एक लेवल बढ़ गया है। तो उसको हम मसलिन फैब्रिक में, जो सारे ऑर्गेनिक फैब्रिक होते हैं, हम उसको यूज करते हैं। केमिकल का हमारे ब्रांड में सख्ती से बिल्कुल कोई यूज नहीं है। हम केमिकल यूज कोई भी नहीं करते हैं जिससे बच्चों की स्किन को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। वेरी नाइस। मुझे लग रहा है कि काफी इंटरेस्टिंग हमारी बातचीत होने वाली है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है ना। और लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगी कि आपकी अपनी जो जर्नी है, आपका स्कूलिंग, आपका फैमिली, आपका बैकग्राउंड,
मैं चाहूंगी थोड़ा सा हम लोग उस पर बात करें और उसके बाद फिर हम लोग किड बी पे आ जाएंगे। ओके, तो बेसिकली कॉलेज से आते हैं, हाँ बिल्कुल, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉलेज में हमने स्टार्ट किया था बीटेक, हम एक ही बैच के थे। ओ वेरी नाइस। हाँ, एक ही बैच के थे। अच्छा, मैंने मतलब सुना पढ़ा था कि आप तीनों जो को फाउंडर्स हैं, आप सेम कॉलेज से आप लोग हाँ रहे हैं, सेम बैच से। हम Very सेम good. बैच से थे और कंप्यूटर साइंस कर रहे थे। बनना तो इंजीनियरिंग, कोडिंग और कई सारी चीज़ें हम कर रहे थे, कोडिंग कर रहा था। कॉलेज कौन सा था आप लोगों का? शारदा यूनिवर्सिटी, ओके। तो नोएडा में ही था। हाँ हाँ। नोएडा में ही कॉलेज था, तो हमने कॉलेज ही वहाँ से शुरू स्टार्ट किया। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अच्छा जा रहा था। हुसैन, वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा बहुत प्लेस है दार्जिलिंग। ओ वाह। तो मैं दार्जिलिंग में पढ़ा लिखा हूँ, वहीं से सारे स्कूलिंग कंप्लीट किया है क्लास 12 तक। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने ग्रेटर नोएडा आया, और यहाँ हम साथ मिले। फर्स्ट ईयर में हम साथ में मिले, फर्स्ट बैच में थे। तो वहाँ से मतलब दोस्ती हो गई। तो मतलब स्टार्टअप का कोई दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था, बट हाँ मतलब स्टार्ट करते 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 थर्ड ईयर हुआ। तो थर्ड ईयर में हम दोनों, एक दिन मैं ऐसे बैठा हुआ था, तो हम कहते हैं कि अरे यार जॉब नहीं करते हैं, कुछ अलग करते हैं। तो कह रहा है क्या करना है, तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं ना, अभी ना हम बीटेक के स्टूडेंट थे, ड्रोन का स्टार्टअप करते हैं। और एग्रीकल्चर में मतलब देख रहा है, मतलब इतना प्रॉब्लम आ रहा है, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, तो ना एक काम करते हैं एग्रीकल्चर में कुछ करते हैं, क्योंकि फॉरेन्स में काफ़ी चीज़ें हो रही है। तो इसने कहा कि हाँ सही है। फिर इसको समझाया, पूरा क्लियर कर लिया कि हाँ ये कर। फिर ये अपने हॉस्टल जाता था, फिर नेक्स्ट डे आके कह रहा है नहीं एक काम करते हैं, जॉब कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि अरे इतना समझाया तुझे। फिर मैं मोटिवेट करता था कि नहीं 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 कर लेते हैं ना, फिर अगले दिन चेंज हो जाता था। पर फिर इसके अंदर में भी आने लगा कि हाँ करते हैं करते हैं। तो फिर हमने एक छोटा सा टीम बनाना शुरू किया। हम प्रोफेसर्स के पास जाते थे। अच्छा, कॉलेज से ही टीम बननी शुरू हो गई हाँ, थी? वाह। एग्रीकल्चर के प्रोफेसर के पास जाते थे बात करने के लिए कि कुछ हेल्प कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। तो वो बताते थे कि क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, तब कौन सा आइडिया था? एग्रीकल्चर वाला एग्रीकल्चर का Okay. हमारा था कि एक ड्रोन बनाना है। ड्रोन से मतलब काफ़ी मतलब एग्रीकल्चर इसमें रिफॉर्म ला सकते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। तो वहाँ पर हमारा प्लान था, क्योंकि जॉब जैसा प्लान माइंड में आता नहीं था कि मतलब कुछ करना है, जॉब करना है, ऐसा कुछ आता नहीं था। और कंप्यूटर साइंस में लिटरली कोडिंग में कोई बहुत मजा नहीं आ रहा था। नहीं, कुछ अच्छे थे भी नहीं। अच्छा भी होना चाहिए, मतलब पासिंग मार्क्स आ जाते थे वही काफ़ी था। तो वो मज़ा नहीं आ रहा था और समझ भी नहीं आ रहा था कि कोडिंग करना है। तो किसी दोस्त ने सजेशन भी दिया था कि ये मतलब तू ज़बरदस्ती कर रहा है। अगर क्योंकि एक बार प्लेसमेंट में मैं जा रहा था, तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार तू ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, ये जो चीज़ तेरे बस का नहीं है उसमें तो जॉब ले भी लेगा, तो फिर करेगा क्या वहाँ जाके, फिर कॉपी पेस्ट करना है। तो समझ में आ रहा था कि ठीक है। पर जब फाइनल ईयर से पहले कॉलेज में फंक्शन चालू हुआ, तो फंक्शन में क्या हुआ कि हमने देखा कि यार यहाँ ना टी शर्ट्स बहुत ये हो रहे हैं, मतलब सब टी शर्ट ऑर्डर कर रहे हैं, टी शर्ट चाहिए सबको। मैंने कहा कि टी शर्ट क्यों नहीं इनको बेचा जाए। तो अब ऐसा था कि कॉलेज में सारे दोस्त थे, तो हर बैच में हर डिपार्टमेंट में दोस्त ही थे। तो उनको कहा कि यार जो टी शर्ट तुम ऑर्डर दे रहे हो ना, मतलब कहीं ना कहीं से तो ला रहे हो अपने फंक्शंस के लिए, अपने स्क्रिबल डे के लिए, तो हमें दे दो ना, मतलब हम तुम्हारे लिए बना कर ला देंगे। तो कहा कि सही है, तो ले ले, करना है तो कर लो। फिर हमने वो क्या किया कि वहाँ से लेकर नोएडा से टी शर्ट बनवाया और कॉलेज में जाके बैचेस को देना शुरू कर दिया। तो काफ़ी वो मतलब सारे बैचेस में सारे लोगों ने लेना शुरू कर दिया, उनको पसंद आने लगा। तो फिर वो चलने लगा, मतलब कि हाँ ये चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह फाइनल ईयर नियरली कंप्लीट हो गया। हमने बाहर से जॉब ले लिया। तो स्वप्निल अपने घर चला गया था, घर से वापस आया तो हम नोएडा में ही फ्लैट। अच्छा, दूसरा मतलब नौकरी करना कहीं और शुरू कर दिया? नहीं नहीं, ऑफर लेटर था हाथ में। अच्छा अच्छा। तो ऑफर लेटर था। और अब ऐसा था कि हम जो कॉलेज लाइफ हम जीते थे वो काफ़ी मतलब अच्छे लाइफ, मतलब एक लग्जरी लाइफ टाइप हम जी रहे हैं, विला में रह रहे हैं, रेंट लेकर एक अच्छे लाइफस्टाइल में रह रहे हैं। वहाँ से हमने एक अलग जगह एक फ्लैट ले लिया। फ्लैट में अब वहाँ से स्ट्रगल कहानी शुरू हो जाता है कि हम स्ट्रगल में आ रहे हैं। तो क्या हुआ, हमारा प्लेसमेंट लग गया, ऑफर लेटर लग गया। तो अब मैं पहला दिन ऑफिस जब पहुंचा तो देख रहा हूँ कि बहुत, मुझे देख के लग रहा है कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। तो ये स्टार्टअप्स के साथ यही है कि हमको शुरू में लगता है कि वाह स्टार्टअप्स की दुनिया, अरे वाह यहाँ तो मतलब बड़ा इजी है सब कुछ, है ना। हाँ। लेकिन जब जमीन पर आकर के खड़े होते हैं तो पता चलता है कि अभी स्ट्रगल शुरू हो रहा है, अब क्या करना है, अब होगा कैसे। अभी तक तो आइडिया था, लेकिन अब प्लान को आगे लेकर के जाना है। सॉरी, हाँ शुरू करिए आप। तो
वहाँ से जब हम लेकर वापस आए तो मैं आके क्या हुआ कि अब वहाँ पर हमारे पास में बेड वूड था नहीं घर पे, फ्लैट पे, तो हम ऐसे ही बैठते थे, गद्दा लगा लिया था एक रूम में, मैं और स्वप्निल गद्दा लगाकर दोनों सोते थे। तो मैंने बोला स्वप्निल नहीं होगा यार, ठीक है, नहीं कर पाऊंगा, देख कर आ गया हूँ, ठीक है, ये ले फाड़ दिया ऑफर लेटर, फेंक दिया, नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो कह रहा है कि करना क्या है। तो स्वप्निल को एक बहुत अच्छी कंपनी में डाटा साइंटिस्ट का जॉब लग गया था, और शिपिंग कंपनी था, और पैकेज भी बहुत बढ़िया था। क्या बात है। ठीक है। तो मेरा तीसरा फाउंडर था, तो उसका भी जॉब लगा हुआ था, जोमेटो में लग गया था, तो वो भी कह रहा है कि जॉब तो बढ़िया लगा हुआ है। नहीं यार, छोड़ते हैं, ठीक है, कुछ करते हैं। तो घर वालों को क्या कहेंगे, तो घर वालों को कहेंगे कि यहीं पर जॉब लग गया हुआ है, ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो मेरे तीसरे फाउंडर ने, हमने मिलके एक कहीं से कुछ पैसे का इंतजाम किया। हाँ, मैं उसी पर आने वाली थी कि जॉब तो घर वालों को बता दिया, लेकिन अब खर्चा पानी कैसे चल रहा है। तो खर्चा पानी ऐसा था कि घर वालों को मना कर दिया, घर वालों को स्वप्निल बताओ यहाँ से। ठीक है, बहुत टेंशन वाला चीज है। तो बेसिकली जो स्ट्रगल वाली लाइफ है वहां से कंटिन्यू करूं या फिर मैं जहां अपने से उसमें जाऊं? कंफर्टेबल हो, अच्छा, जहां ठीक से भी, हाँ, जिसको तो पहले बताने का मन कर रहा हो। नहीं ठीक है, पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ थोड़ा सा बिल्कुल। कि मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एक सिटी है जहाँ से हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी फैमिली काफ़ी मतलब जॉइंट फैमिली है, इसमें 16 लोग हैं टोटल। तो हमारी फैमिली काफ़ी हैपनिंग वाइब रहता है, तो मतलब मैं जब भी घर पे जाता हूँ तो मैं बोर नहीं फील करता। तो एक वैसी फैमिली से आके फिर मैंने अपना स्कूलिंग मैंने अपना 10th तक गोरखपुर में ही किया, फिर 11th और 12th मैंने नैनीताल से किया। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आया जब हमें नोएडा की हवा लगी। वहाँ पे हमने अपना इंजीनियरिंग का जो सपना था कि कोडर बनेंगे, उस टाइम पे एक्चुअली में क्या था कि कंप्यूटर साइंस का बहुत क्रेज था जब हमने बैक इन 2015 स्टार्ट करा था। तो ये लगता था कि कोडर बनेंगे, ठीक है, कुछ रेवोल्यूशन लाएंगे। जब फर्स्ट ईयर बीता उसके बाद से फिर लगने लगा कि यार सेकंड ईयर के बाद से कि ये कॉन्सेप्ट हमारे सिर के ऊपर से निकल रहा है। मतलब ऐसा लगता था कि वो उड़ान में नहीं होता कि वो बच्चा सोचता रहता है, दिमाग में आपके ऊपर उड़ता चला जाता है, सारे कोडिंग सी प्लस जावा ये सब सिर के ऊपर से निकलते थे। तो फर्स्ट ईयर में ही हुसैन से मुलाकात हो गई थी, उस टाइम पे हमारी एक काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। तीसरा हमारे को फाउंडर थे अमन, तो हमारा एक पूरा ग्रुप था। कॉलेज टाइम तक तो सबका ही ग्रुप होता है, खैर काफ़ी हैपनिंग वाइब्स होती थी। तो पढ़ाई के अलावा हमने बाकी सारी चीज़ें की जिससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो सके। तो पर्सनालिटी डेवलप करने में लगे रहते थे कि हालांकि कॉलेज का एक बेस्ट पार्ट यही है कि आप को करिकुलर एक्टिविटीज में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको अपनी पर्सनालिटी इन्हांस करने का काफ़ी मौका मिलता है पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई तो क्योंकि हमका हमारे समझ में आती नहीं थी, तो पढ़ाई के अलावा जो सारी चीज़ें होती थी वो सारी हमने करी। उसी के बीच हमें फिर आइडिया आया कि हाँ एग्रीटेक में कुछ रिवोल्यूशन लाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे एक इमोशनल कनेक्ट भी था कि फाउंडर सुसाइड बहुत कर रहे हैं। और जो हुसैन ने बात बताई कि ये मुझे समझाता था, ठीक है, बैठा के कि यार एंटरप्रेन्योरियल करियर करते हैं, ठीक है, जॉब्स में हमारा कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि हम वहाँ से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपने हॉस्टल जाता था। एक होता है कि जब आप बिजनेस माइंडसेट के होते हो ना, तो आपको वैसी वाइब भी चाहिए होती है, आपकी सराउंडिंग्स में कैसे लोग हैं, वो आपको क्या मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे सराउंडिंग्स में जो मेरे हॉस्टल के ग्रुपमेट्स थे उनका बहुत ही ज़्यादा फोकस था कि जॉब करनी है, एक सिक्योर्ड लाइफ चाहिए, ठीक है। तो मेरा माइंडसेट फिर वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन में आ जाता था कि यार क्या करना है, जॉब करना है कि स्टार्टअप करना है। तो फिर हाँ समाओ कि हमने माइंड अपना मेकअप कर लिया कि स्टार्टअप में ही कुछ करना है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। जब वो कॉन्फिडेंस आ गया उसके बाद फिर हमने अपना करियर स्टार्ट करा। अब आते हैं स्ट्रगल वाली पीरियड पे कि कॉलेज खत्म हुआ, कॉलेज तक हमारी घर से पैसे आते थे, पॉकेट मनी आती थी, अच्छी लाइफ जी चल रही थी, कोई टेंशन नहीं था। कॉलेज के बाद ये हो गया कि अब जॉब लग गई है। अब घर वालों को तो यही बताया हुआ कि जॉब लग गई है, उन्हें नहीं बताया कि हमने जॉब छोड़ दिया, नहीं तो फिर बहुत डांट पड़ने वाली थी। अब यहाँ पे आए उसके बाद फिर ये हुआ कि घर पे बताते हैं कि हमारी इंटर्नशिप लगी है, तो हमें उतने ही पैसे मिल रहे हैं जिससे हमारा गुजारा हो सकता है, 10-10 ठीक है, 10,000 पर महीने, जिससे हम घर पे कुछ नहीं भेज सकते या कोई गिफ्ट नहीं। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में क्या होता है कि वो संस्कारों से हम पले बड़े हैं, तो हमारे होता है कि पहली सैलरी से अपने माँ बाप को गिफ्ट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हमने पहले ही उन सब चीज़ों से अपने आप को फ्री कर दिया, पहले ही बता दिया कि बहुत कम सैलरी है जिससे सिर्फ हमारा गुजारा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो घर वालों ने बोला ठीक है, अगर कुछ पैसों की ज़रूरत होगी तो लेते रहना। हमने उस पर भी बोल दिया कि ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो हमने अपना करियर स्टार्ट करा। फिर अब हुसैन आया अपने पहले दिन के ऑफिस के बाद, फिर उसने बोला कि यार ये नहीं करना है, जॉब तो नहीं करना, कुछ ना कुछ तो करना है। फिर उसके बाद से हमारा एंटरप्रेन्योरियल एक करियर जो जर्नी है वो शुरू हुआ। उसके बाद फिर हमने मल्टीपल प्रॉब्लम्स को पढ़ना चालू किया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो देश में प्रॉब्लमेटिक हैं, जिसको हम पिक करके उस पर कुछ सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है दरअसल मई 2019 की।
उसके बाद फिर उस टाइम पे दिल्ली में विमेन सेफ्टी को लेके बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन चल रहा था। उसके कुछ टाइम पहले ही निर्भया कांड हुआ था। तो हमारा ये फिर एक आइडिया आया, जहन में आया कि हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हैं, हमने सेंसर्स के बारे में काफ़ी पढ़ा है, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम वुमेन्स की सेफ्टी पे काम कर सकें। तो वहाँ पे फिर हमारा काफ़ी रिसर्च करी, हम तीनों अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट थे। तो हुसैन ने अपना टेक पार्ट में करा, मैंने मार्केटिंग पार्ट में करा कि लोगों तक पहुँचाना कैसे, अमन ने ऑपरेशनल चीज़ों में काम करना चालू किया। तो वहाँ से समझ में आया कि एक ऐसा शर्ट बनाते हैं, कपड़ा नॉर्मल, जिसको देख के आपको नहीं पता चलेगा कि वो कोई स्मार्ट कपड़ा है। शर्ट में हमने चिप लगा दिया हैंडकफ में। तो लेट से कोई भी लड़की अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होती है, उसको अपने पॉकेट से सिर्फ फ़ोन निकालना है, फ़ोन को हैंडकफ पे टैप करना है और आपका लाइव लोकेशन आपके पेरेंट तक शेयर हो जाएगा, ब्रिलियंट, बिना किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी के। तो ये प्रोडक्ट हमें लगा कि यार काफ़ी रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है और पूरा देश में तहलका मचा देगा। ठीक है, हमने इस जुनून के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ हमने उसके प्रोटोटाइप्स बनाए, जो हमने 300 शर्ट्स बनाए स्टार्टिंग में। ठीक है, अब मुझे याद है ये। हाँ, मैंने उसके बाद फिर मैंने कोविड आ गया था, उसके बाद फिर मैंने आपसे कनेक्ट करा था उसकी मार्केटिंग और बाकी सारी चीज़ों के लिए कि ये लोगों तक पहुंचाना कैसे है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वाह, ये तो बहुत अच्छा है कि मतलब इस तरह के शर्ट्स आ रहे हैं, हम सब सारे विमेन को बांट देना चाहिए, उन सबके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी एक गलती ये थी कि हमारा ना मतलब लगाव हो गया था कि हमने बनाया है, मतलब एक अटैचमेंट हो जाता है ना, ये प्रोडक्ट चलना ही है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब अगर कुछ चीज़ चल नहीं रहा है ना, तो उस बिज़नेस को तुरंत चेंज करके न्यू प्रोडक्ट में ले आना चाहिए। हमने क्या किया कि उस प्रोडक्ट के साथ में नियरली दुनिया में हम जहाँ तक पहुँच सकते थे लिंक्डइन और जूम के थ्रू, हम वहाँ तक पहुँच गए। हर छोटे से बड़े इन्वेस्टर्स जो आपको जहाँ तक दिख जाए, लिंक्डइन पे दिख जाए, इंस्टा पे दिख जाए, इनफैक्ट स्वप्निल का जो चैट करके किसी भी इन्वेस्टर्स को ये करके लाना बहुत बढ़िया है, किसी से बात करके वो चैटिंग करके आ जाते हैं चैटिंग करके आ जाते हैं। हाँ, मतलब स्वप्निल मतलब कम्युनिकेशन जो है स्वप्निल का रिटर्न में कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है। एक्चुअली में हम दोनों का ही काफी अच्छा ठीक है, है। और एक एंटरप्रेन्योर के लिए वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली ऐसे चालू हुआ और हम बैक टू बैक हम इन्वेस्टर्स को पिच करना शुरू किया। अब एक चीज और प्रॉब्लम ये है कि कोई बताता नहीं है कि आप गलत कर रहे हो, ठीक है। सब बोलेंगे कि बढ़िया कर रहे हो, करते रहो, जब हो जाए तो बता देना, ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, हमें भी लगा सही कर रहे हैं। तो डे बाय डे कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। हम दोनों रास्ते पे निकल जाते थे शर्ट लेके, लोगों को कहते थे कि थोड़ा टच करके बताने ये ऐसा ऐसा है, चलेगा? तो बोलता था दूर रहो, ठीक है। तो ये एक्चुअली में सच में ये रियल इंसिडेंट है कि हमें लगा कि हम एंड यूजर जो है हम उन तक डायरेक्टली पहुंचे, क्योंकि उस टाइम पे देखिए हमारे पास ना फंड्स थे, हमने बहुत ही लिमिटेड फंड से स्टार्ट करा, समहाउ प्रोडक्ट बना लिया और उसमें अच्छा खासा खर्चा आया, क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी थे, हमने ऐप डेवलप किया, ठीक है, हमने कपड़े बनवाए, तो उसमें काफ़ी अच्छा खासा खर्चा आया। अब प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने क्या किया कि यार ग्राउंड पे उतरते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर की जर्नी ना जो ग्राउंड से ही स्टार्ट होती है। हम लोगों से इंटरेक्ट करते थे, हम सोसाइटीज में घूम रहे हैं, ठीक है, रोड पे घूम रहे हैं, कोई ऑफिस जाने वाला बंदा दिखा, हम उसके पास गए कि ये हमने प्रोडक्ट बनाया है, आप इसको देखो, आपको क्या लगता है चलेगा? तो नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हमें ये डेमो नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। तो बहुत ही मतलब मिसबिहेव टाइप का करते थे, बट उससे हमारा कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं हुआ। देखिए 10 में से 2 लोग तो प्यार से बात करते ही थे, वो रुक के समझते थे कि हाँ अच्छा ये चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा कर रहे हो, करते रहो। तो ये सारी चीज़ें होती थी करते करते बैक टू बैक। अब ये था कि अब हमने तो क्या सोचा था कि स्टार्टअप में घुसते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, इन्वेस्टर पैसा डाल देगा ठीक है, फिर अपनी करियर सेट हो जाएगी, फिर हम फेमस हो जाएंगे। हमें तो कहानी यही पता था कि सारी दुनिया तो यही कर रहा है, तो पर ऐसा नहीं था कहानी तो टोटली डिफरेंट था। अच्छा, तो मेन फोकस फेमस होने पे था या कुछ अच्छा करने पे था? अच्छा के साथ साथ में ये भी तो था कि थोड़ा पैसा तो आए। हाँ। अब कोई मेजर चीज़ है कि अब जब ये आप स्ट्रगल पीरियड में जाते हो ना, तो आपके जो अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं वो सब आपसे बाइकआउट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास अब मेजर चीज़ है कि 10,000 हमने घर पे बोल तो दिया था कि 10,000 मिल रहा है, पर मिल तो नहीं रहा था, ठीक है। प्रॉब्लम तो वो था कि अब जिस फ्लैट पे रह रहे हैं उनका रेंट देना है, खाना खाना है, ये कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो कुछ फ्रीलांस कर लेते हैं। ये स्वप्निल क्या करता था कि कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग मार्केटिंग में कर देता था। मैं ऑनलाइन फॉरेनर्स को कुछ बेचता था, ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया के फॉलोअर्स बेचता था मैं, अच्छा, ठीक है। तो फॉरेनर्स को कन्विंस करता था, तो वहाँ से बेच लेता था, तो कुछ पैसा वहाँ से आते थे। तो इस तरह से चल तो रहे हैं, पर अब ऐसा है कि अब कभी आपको मेजर प्रॉब्लम आ गई तो आपने किसी दोस्त को कॉल किया, ठीक है, तो पहले तो वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो
कोई दोस्त सपोर्ट में ये नहीं था, दोस्तों को कॉल करके थोड़ा पैसे की जरूरत है, अरे मैंने तो किसी और को दिया है, तूने आज मुझे कॉल किया है। जो बहुत ही खास दोस्त हुआ करते थे कॉलेज समय में हमारे, जिनको हमने फाइनेंशियली भी कॉलेज समय में काफ़ी हेल्प किया है उनके टफ टाइम में, कॉलेज के टाइम की बात कर रहे हैं, तो हमारा एक एक्सपेक्टेशन भी हो जाता है कि बहुत खास दोस्त है, तो हमारी मजबूरी के ऐसे वक्त भाई वो साथ जैसे देगा। सब ना, मतलब भाई जैसे दोस्त एक साथ बैठे हुए एक प्लेट में खाए हुए हैं कॉलेज में, तो लग रहा है कि हाँ मतलब आज बुरा वक्त है तो आज कॉल करोगे और ये सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा, ठीक है। पर जैसे कॉल करो सब बदल रहे हैं, हर किसी को प्रॉब्लम आई हुई है उस समय में। इनफैक्ट सब अच्छा कर रहे थे अपने करियर में, सब बढ़िया कर रहे थे। मेजर उसके बाद में ये आ जाता है कि जो आप कुछ बना रहे हो, आप शर्ट ही तो बना रहे हो, आपके तो दोस्त लोग जॉब कर रहे हो तो शर्ट खरीद रहे हैं, पर आपसे नहीं खरीद रहे हैं, तो आपको थोड़ा बुरा लगेगा कि यार मतलब दूसरे लोग खरीद रहे हैं, इनफैक्ट मतलब दूसरे लोग मंगा रहे हैं कि हाँ ला दो, पर अपने दोस्त नहीं ले रहे हैं। अपने दोस्त उसके बाद में अगर पैसे के लिए फोन करो, यार 2 दिन पहले ही किसी को दे दिया था तो नहीं दे पाऊंगा, तो हमने बोला कि ठीक है। तो उसके बाद में थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम होते चला गया, तो उससे क्या होता है कि आपका एक समय हो जाता है, आपके दोस्त आपको बाइकआउट करने लगते हैं कि नहीं इसे अगर, क्योंकि इसका कॉल आ रहा है मतलब ये पैसे के लिए आ रहा है, मतलब फोन उठाना बंद कर देंगे, हाँ, मैसेजेस के रिप्लाई बंद कर वो बहुत देंगे। बेसिक सा एक क्लीशे चलता आ रहा है ना कि आपके स्ट्रगल टाइम में आपके जो सच्चे दोस्त होते हैं ना, वो आपको पता चल जाएंगे कौन हमारा सच्चा दोस्त है कौन नहीं है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हमारे स्ट्रगल टाइम पे हमने रियलाइज करा कि सिर्फ हम 3 ही दोस्त हैं, हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। जो हमारा सोशल लाइफ था बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि उस टाइम पे फिर हमें रियलाइज हुआ कि एक ऑनेस्टी पता चली कि अच्छा ठीक है, अब हमें इस स्टेज के बाद पता है कि हमें किसी को रीच आउट नहीं करना है। तो मतलब आप लोग जब स्मार्ट्स वेयर, आप लोगों ने टी शर्ट विमेन सेफ्टी वाला जब शुरू किया, तो क्योंकि आप लोग का अभी भी एज काफी कम है, 26-25 ईयर्स, तो आप लोग कितने साल के थे? 20 ईयर्स के? नहीं, उस टाइम पे उस स्टार्टअप में नहीं हुआ, क्योंकि जब हमने कॉलेज पास आउट किया था उस टाइम पे हम 21 साल के थे। उसके बाद से हमने अपना करियर स्टार्ट किया, तो वहाँ पे हमें जो चैलेंजेस आई वो हमें, जैसे कि एक बेसिक टर्म पता था कि आपको 4 साल तक तो स्ट्रगल करना ही है। अगर किसी को आपको कोई ब्रांड सक्सेसफुली बनाना है तो 4 साल तो उसमें कम से कम लगते हैं। हम इस माइंडसेट के साथ थे कि ठीक है यार, कुछ रिवोल्यूशनरी कर रहे हैं, हम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपने आप से हमें सेटिस्फैक्शन मिलती थी। हालांकि लोग अगर वो भी करते थे ना, कुछ कमियां भी निकालते थे, तो उसको भी हम पॉजिटिव वे में लेते थे, ठीक है इसको इम्प्रूव कैसे करना है। हमने टेक टीम के साथ बैठते थे, ठीक है अच्छा इसको और भी चीज़ों को, बाकी चीज़ों को सही कैसे करना है। बट फंडिंग की बात करें तो जैसा हुसैन ने बताया कि हम देश विदेश के ऐसे कोई भी इन्वेस्टर्स नहीं बचे होंगे जिन तक हम पहुंचे नहीं। हुसैन ने इंडिया के जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं ना वीसी फॉर्म से, उनको पिच किया है। 2-2 घंटे कॉल पे बात करते थे, गले मतलब सूख जाते थे। ये वो इन्वेस्टर्स है जो मतलब $1 मिलियन, $10 मिलियन, $20 मिलियन, $50 मिलियन डालते हैं। अब प्रॉब्लम ये था कि हमें पता ही नहीं था कि पिच किनको करना है और नहीं करना है। क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में होते हो ना, आपको कुछ आइडिया नहीं आ रहा होता है, आप दे रहे हो सबको एक पे एक कर रहे होते हो। हम उस टॉप इन्वेस्टर्स को पिच कर रहे थे, बाद में पता चला, बाद में जब अभी जो आइडिया होता है तो हम गाइड करने वाला हाँ, तो हंसी आता है कि अरे हम किसको कर रहे थे, ठीक है। तो वो चल रहा था आपका। तो मेजर चीज आपका वहां से हमारी जो हमारा लाइफ स्टाइल चल रहा था, लाइफ स्टाइल खराब होते होते आस्ते आस्ते लाइफ स्टाइल खराब होने लगा। खाना में प्रॉब्लम आने लगा कि फ्लैट का तो रेंट का तो इश्यू आ ही रहा है, उसको कहीं ना कहीं से कुछ कर रहे हैं, पर आ रहा है, मेजर चीज आना शुरू हो गया। उसके बाद में खाने पे प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, ठीक है। अब खाने में प्रॉब्लम ये आ गया कि खाने के लिए पैसे तो है नहीं, ठीक है। तो स्वप्निल ने आइडिया निकाला कि पता है हमारे यूपी में ना चावल दाल और उसके अंदर में आलू डाल के क्या बनता है, बेसिकली तहरी बनता था। तहरी बनता तो है। यूपी के लोग शायद रिलेट करते होंगे, तो तहरी काफी डिलीशियस चीज होती है। बट अब जिसके पास वो सारे रिसोर्सेस नहीं है, कि गोभी नहीं है, मटर नहीं है, ठीक है, तो फिर बहुत बेसिक चीजों के साथ आलू डाल के चावल तो ये बस तहरी जैसे खिचड़ी होती है, बस उसमें दाल दाल नहीं डलती है, और तहरी में दाल नहीं डलती है, खिचड़ी में दाल डलती है। तो हमारा एक तहरी मतलब डिस्कवर हुआ, और डिस्कवर ऐसा हुआ कि वो 6-8 महीने घर में वही चला। अरे रोज 2 टाइम वो चलता था। स्वप्निल उसको सॉस के साथ खाता था और मैं अचार के साथ खाता था, और दूसरा भी अचार के साथ खाता था। तो ये चल रहा था ऐसे ही, मतलब लाइफस्टाइल चल रहा है, मुश्किल हो रहा है। अच्छा खाना बहुत आ रहा था। हाँ, अच्छा खाना तब मिलता था जब नीचे हमारा ये बढ़ता था, भंडारा बढ़ता था, तो भंडारे में जाके लाइन लग जाते थे कि हाँ यहाँ तो पूरी और सब्जी मिल रही है, बढ़िया मिल रहा है। तो हाँ, वो खाना पीने का स्टाइल था कि बढ़िया वहाँ पर मिल रहा है। नहीं तो कभी अगर पीछे हमारे एक गुरुद्वारा है, वहाँ चले गए कभी, तो गुरुद्वारा में बढ़िया खा लिया। तो ये एक लाइफस्टाइल में चल रहा है, पैसे का प्रॉब्लम आ रहा है, कोविड आ गया उसके ऊपर से। मतलब जो कॉलेज में अच्छा जिंदगी जी रहे थे बच्चे, वो आकर के एकदम कॉलेज से निकलने के बाद इस तरह से, टॉप मोस्ट पे थे। मुझे स्वप्निल ने बताया कि 2 सालों तक जमीन पर भी सोए आप लोग, है ना? जब वो जमीन पे सिर्फ जमीन पे सोना प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि गर्मी बहुत ज्यादा, एसी तो है नहीं घर में,
ग्लास के बगल में सोते थे तो गर्मी इतना ज़्यादा आता था, ठंडा पानी नहीं, फ्रिज नहीं है घर में। तो स्वप्निल ने नया डिस्कवर निकाला, कह रहा है कि एक दिन सुबह निकाल के कह रहा है कि बॉटल में ना कुछ ऐसे कपड़े बांध देंगे और उसको पानी में डाल के निकालेंगे और उसमें पानी भर के रखेंगे तो ठंडा हो जाएगा। ये बहुत सही डिस्कवरी है, मतलब ये पता नहीं मैंने कैसे इन्वेंट करा ये इस चीज़ को, कहीं कुछ नहीं देखा। मतलब मुझे लगा कि अगर इसको मॉइस्चराइज करके थोड़ा सा रखेंगे ना ठंडे पानी से तो ठंडा रहेगा। वो मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, वो फ्रिज का काम करता था। वो स्टील की बॉटल पे कपड़े का लेयर टी शर्ट बांध दिया, उसके ऊपर उसको पानी डालते रहते थे तो कपड़ा गीला रहता था, तो बॉटल हमेशा ठंडा रहता था। ये मेरा उन बच्चों को सुझाव है जो फ्रिज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो ठंडा पानी गर्मी में पी सकते हैं। अब दिल्ली जैसी गर्मी में जब 40-45 डिग्री टेम्परेचर जाता है तो वहाँ पे आपको ठंडे पानी की जरूरत होती है दिमाग को ठंडा रखने के लिए, वो भी स्ट्रगलिंग के टाइम पे। तो वो एक बहुत अच्छा हमारा आविष्कार था तो जो काफी हेल्प एक आया। पानी वाला चल रहा था कि हाँ पानी वाला प्रॉब्लम तो इसे सॉल्व कर दिया है, तो अब वहाँ का आपका प्रॉब्लम चल रहा है। उसके बाद में कोविड आ गया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया ऊपर से। अब कोविड ऐसा आया कि जो बचा कुचा था वो सब कुछ कोलैप्स होने लगा कि अब खाने में भी प्रॉब्लम चल रहा है, लाइफस्टाइल भी चल रहा है। कंपनी में जिसको फ़ोन करो तो बोल रहा है कि 6 महीने बाद कॉल करना क्योंकि अभी तो ये चल रहा है। हमने कहा कि करना कैसे है, क्या है, क्योंकि आस्ते आस्ते आपका घर वाले फ़ोन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, अभी तक मतलब लाइफ में क्या चल अभी रहा तक है, कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। हाँ सेटल नहीं हुए, मतलब सब अब थोड़ा बहुत पता चल रहा है सोशल मीडिया से। तो जो हमारे साथ पढ़े हुए थे सब लाइफ में तो अच्छे कोविड में कहाँ पे आप लोग थे? दिल्ली में, नोएडा में? हमारा घर नहीं गए थे? नहीं, हम घर नहीं गए, हम एक फ्लैट लेके हम उसी में हम पड़े रहते थे। कोविड में एक्चुअली में अचानक से लॉकडाउन हुआ, इससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि ऐसी कुछ आपदा आने वाली है और अचानक से आ जाएगी, पूरा देश बंद हो जाएगा, हमें कोई आइडिया नहीं था। हम अपने मस्ती में चल रहे थे, हमने इन्वेस्टर्स की लिस्ट बना रखी थी कि इनको 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 पिच करना है, कंपनी के लिए फंडिंग उठानी है, क्योंकि अब इसको आगे स्टेज पे लेके जाना है। फैमिली से भी प्रेशर था कि आप लोग लाइफ में सेटल नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, इतना टाइम हो गया, 2-2.5 साल हो गए थे, ठीक है। तो फिर उस टाइम पे अचानक से कोविड आ गया, अचानक से हमारे प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने अनाउंस करा कि अब लॉकडाउन हो जाएगा, तो हम नोएडा के फ्लैट में ही स्टक रह गए। उसके बाद से फिर हमारा और स्ट्रगलिंग टाइम चालू हुआ। वहाँ पे हमने अपनी स्किल्स एनहांस करनी चालू करी, क्योंकि सारे वीसी जो भी नेटवर्किंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के लोग थे, उन्होंने सबने मतलब बात करना बंद कर दिया था। वो अपने ज्ञान की चीज़ें वो करते रहते थे कि हाँ फाउंडर्स को कैसे ओवरकम करना है, बट किसी को कोई हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता नहीं था। क्योंकि वो एक्चुअली बहुत डरा हुआ टाइम था ना, सब किसी को भी नहीं पता था कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में क्या होने वाला है, दुनिया भी बचने वाली है कि नहीं बचने वाली है, हमारे आसपास के लोग कहाँ होंगे, तो सब अपना फाइनेंस बचा भी रहे थे। ये भी एक अपने स्टार्टअप को संभालने में लगे हुए थे ना, जो एग्जिस्टिंग स्टार्टअप थे उन्हीं को संभाल रहे हैं, अपने फाउंडर्स को संभाल रहे हैं। तो ये पीरियड तो जा रहा है। अब इसके साथ साथ में मैंने एक दिन बोला स्वप्निल को कि स्वप्निल कोई ना बढ़िया मेंटर खोजते हैं जो हमें गाइड करे कि मतलब कोई फंडिंग वंडिंग दिलवाए, कोई बात करे कैसा होगा, क्योंकि हम तो खुद दौड़ रहे हैं। तो अब मार्केट में प्रॉब्लम ये है कि हर कोई मेंटर है, हर कोई ज्ञान दे रहा है और हर कोई मेंटर बन रहा है और उनके अच्छे चार्जेस भी है। अच्छा, तो सिर्फ आपका ये नहीं है ना, उसके साथ में लोग फ्रॉड करने भी बैठ जाते हैं। अब लोग अभी भी याद है किसी एक इन्वेस्टर का कॉल, एक लिंक्डइन पे बात हुआ, उन्होंने कहा कि हाँ मैं फंडिंग दिला दूंगा, कंसल्टेंट टाइप का फंडिंग दिला दूंगा। मैंने बोला कि बहुत बढ़िया बात है। तो कह रहा है क्या करोगे, 1-2 करोड़ लगे? अरे 5 करोड़ दिलाता हूँ। मैंने बोला कि अच्छा। तो कह रहा है कि पर हाँ, कह रहा है कि जब फंडिंग का बात हो जाएगा तो 1 लाख रुपये देना पड़ेगा। हमने बोला कि ये अगर ये फंडिंग अगर दिला रहा है तो 1 लाख रुपये कहीं से बंदोबस्त करके, मतलब वो 1 लाख रुपए मांग रहा था। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि जो लोग हमको इस वक्त देख रहे हैं उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर भी फ्रॉड चल रहा है, बहुत ज्यादा इस दुनिया में भी। मतलब फंडिंग दिलवाने के नाम पर किस तरह का फ्रॉड चल रहा है। तो उस आदमी ने ना मतलब क्या किया कि कह रहा है कि हाँ अभी रुको, अभी तुम्हें एक इन्वेस्टर से बात कराता हूँ। तो मुझे कॉल पे लिया और एक आदमी से बात करा है, वो भी इन्वेस्टर की तरह एक्ट कर रहा था, एक्ट करके ये कर लिया। तो मैंने स्वप्निल को बोला यार ये तो कर रहा है पर ना थोड़ा इस बंदे का ये करते हैं। तो लिंक्डइन पे सर्च किया, वो कह रहा है कि अब एक काम करो, मुझे 1 लाख रुपये दे दो और मैं तुम्हें ना मतलब यहाँ से 3-4 करोड़ रुपये तो तुम्हें ये मिल जाएगा। हमने कहा कि सही है। फिर हमारे मन में आने लगा कि अगर बंदे ने प्रोडक्ट देखा ही नहीं है, लोग से मिले ही नहीं है, कोई पैसा ऐसे कैसे दे देता है कि मतलब 3 करोड़ रुपए ले लो, मतलब न जान न पहचान, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो और देखेगा कि सेल्स क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। कुछ तो फिशी लगा हमें, फिशी लगा। हमने मना कर दिया, हमने बोला कि नहीं रहने दो, ठीक है। वो पीछे पड़ा रहा, हमने मना कर दिया। तो मार्केट में अगर आप देखोगे ना तो लिंक्डइन पे स्पेशली बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने आप को स्टार्टअप मेंटर, जिन्होंने कभी स्टार्टअप देखा नहीं है, ठीक है, और वो अपने आप को वहाँ पे शो करते हैं कि वो स्टार्टअप मेंटर, हाँ एडवाइजर है, मेंटर। कैसे बन सकते हो आप? आपने ना कभी कुछ बिल्ड किया हो, ठीक है,
जब तक आप जिस प्रॉब्लम को और जिस पेन को, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर अगर घाव हुआ, इसका दर्द अगर मैंने सहा नहीं है, तो मैं कैसे किसी को बताऊंगा कि भाई उसका दर्द कैसे होता है। ठीक है, बिल्कुल ये सही तो ऐसा हुआ बात कि मैं घर में बैठा हुआ हूँ, मैं बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल होता है ना कि ब्रेकअप का ज्ञान देते हैं स्टार्टअप उसमें बैठ के कि ब्रेकअप से बाहर निकलना कैसे, किसी का ब्रेकअप हुआ भी नहीं है पर वो ज्ञान दे देंगे कि ब्रेकअप से निकलना कैसे, कैसे दे दोगे, तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या होता है। मतलब ब्रेकअप का ज्ञान देने से पहले जिंदगी में ब्रेकअप होना बहुत जरूरी ऑब्वियसली है। अगर मानिए कि हमारा क्लियर मानना है कि एक स्टार्टअप को एडवाइस कौन कर सकता है, आइदर वो एक फाउंडर हो जिसने कंपनी बर्बाद की हो या कंपनी बनाई हो, ठीक है, आइदर वो हो जो स्टार्टअप में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं। ठीक है, इंडिया में से बहुत सारे फॉर्म है, ठीक है, जो एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डालते हैं, साथ साथ स्टार्टअप को, फाउंडर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं कि कैसे करना है, कैसे मूव करना है। बट ऐसे वो लोग पैसे नहीं मांगेंगे आपसे, ठीक है, पर ऐसे लोग आपको जो पैसा पहला मांग लेना, तो पहला आपके माइंड में डाउटफुल आ जाना चाहिए कि यहाँ पर तो कुछ गेम हो रहा है। ठीक है, पैसा तो मांग ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में जाऊं और मुझसे कोई पैसा मांग रहा है, तो एक आदमी को समझ में तो आएगा ना कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप, इसके पैसे कहाँ से होंगे। बिल्कुल, और अभी खाने के पैसे नहीं है तो हम आपको 1 लाख 2 लाख रुपया कहाँ से 3 करोड़ के लिए कहाँ से देंगे। और दूसरी बात कि जब अभी किसी ने हमारा प्रोडक्ट ही नहीं देखा, हमारे काम के बारे में ही नहीं जाना, तो वो कैसे हमको ये दावा कर रहा है कि हम इतना करोड़ रुपया आपको दिलवा देंगे। साथ ऐसे सिर्फ इंडिया से नहीं, अब जैसे कि स्वप्निल को एक ईमेल आया एक फॉरेन के कि मतलब यूएई बेस्ड है, उसने अपना वेबसाइट सब कुछ प्रॉपर था कि हम आपको $100 मिलियन दे रहे हैं। हमने बोला कि अच्छा ऐसा कैसे हो रहा है, तो कह रहा है कि आपको दुबई आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हमने कहा कि देखो खाने के तो पैसे है ही नहीं तो दुबई तक कहाँ पहुंचेंगे। मुझे लगता है कि जो इस तरह का फ्रॉड करते हैं वो इंडिया में बैठ के ही अपना कंपनी उस तरह का बिल्कुल, वेबसाइट वगैरह बनाते तो हैं ना, कि दुबई बुला रहे हैं, यूएस बुला रहे हैं, तो वो इंडिया से ही रन करते होंगे इस तरह के लोग। मतलब अब दुबई में किसको पता है कि अभी स्वप्निल यहाँ पे स्मार्टवेयर में क्या कर रहे हैं ना, कोई नहीं जान रहा है। तो ये यहीं का कोई आसपास का ही व्यक्ति है जो जान रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हाँ, अर्ली स्टेज में आपको ना ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। ठीक है, नहीं, मैं स्टार्टअप वाइब्स के माध्यम से दर्शकों को बताना भी चाहता हूँ कि अगर आप एक अर्ली स्टेज फाउंडर हो और आपको कोई सामने से आके रीच आउट कर रहा है कि आप कुछ पैसे दो, उसके बदले में आपको फंडिंग दिलाऊंगा, तो आप समझ जाओ कि वो रेड फ्लैग है, वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे पूरे जर्नी में स्ट्रगल के दौरान हमें बहुत सारे फ्रॉड मिले, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से हमें फ्रॉड करने की कोशिश करी, हमसे पैसे डिमांड करने की कोशिश करी। हो सकता है अगर उस समय हमारे पास पैसे होते तो हम हो सकता है हम दे चुके होते, क्योंकि हमारे पास पैसे थे नहीं। एक अर्ली स्टेज फाउंडर के पास 2 लाख 4 लाख रुपए कहाँ से होंगे किसी कंसल्टेंट को देने के लिए। तो इसलिए भी हम अपने आप को बहुत प्रिवेंटिव रख पाए, और अब हमें पता है कि हाँ, अगर कोई सामने बंदा आ रहा है तो ये फ्रॉड है और ये जेन्युइन बंदा है, तो उसमें हमें एक डिफ्रेंशिएट करना हमें पता है कि हाँ कहाँ कैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मैं दर्शकों को बताना भी चाहता हूँ कि आपको अगर कोई भी सामने से पैसा मांग रहा है तो आप समझ जाओ कि वो एक रेड फ्लैग है, वो आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्मार्टवेयर के बाद जब आप लोगों का किडबी का जर्नी शुरू हुआ, फिर वो तो कोविड में मतलब आइडिया एक तरह से बंद ही हो गया है ना, फंडिंग नहीं हुआ और जो भी जो किड्स का जो मार्केट है, क्योंकि ये मार्केट बहुत टफ भी है ना, मतलब अगर हम ये कहते हैं कि बच्चों के लिए कुछ बना रहे हैं तो बच्चों के लिए कुछ बच्चों जैसा खेल खेल में तो बनता नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए कुछ भी बनाना, कुछ भी करना बड़ों के लिए बनाने से ज्यादा मुश्किल है ना। तो जो ये वाला जो मार्केट है किड्स वाला, इसको क्रैक करना कितना मुश्किल रहा? ये स्टार्ट पहले हुआ स्मार्टवेयर तो हम कर ही रहे थे। स्वप्निल एक दिन कहीं बाहर गया हुआ था, अपने सिस्टर के पास गया, तो वहाँ से वापस आया, वो कैब में आया, तो उसने मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर उसने बोला कि यार जो हम बना रहे हैं ना, मैंने उस कैब ड्राइवर से इसने कुछ बात किया तो इसको लगा कि यार हम ना बहुत अटैच्ड हो गए हुए हैं अपने प्रोडक्ट के साथ में। ठीक है, तो इतना अटैचमेंट सही नहीं है। ठीक है, और कुछ सोचना पड़ेगा कि अगर नहीं चल रहा है तो क्या कुछ हम में कमी है या प्रोडक्ट में कुछ कमी है, अगर नहीं है तो कुछ सोचते हैं। तो हमारा ये था कि ठीक है। तो स्वप्निल कहीं बाहर गया, उसके बाद में स्वप्निल ने मुझे एक ये किया कि एक इन्वेस्टर है, स्वप्निल ने मैसेज किया कि एक इन्वेस्टर है, उन्होंने टाइम दिया है हमें 2021 1 जनवरी 12 बजे का टाइम दिया था उन्होंने। तो इन्होंने टाइम दिया हुआ है और उसके बाद में इनसे बात करना है, तो बात करते हैं। हमने कहा ठीक है, करते हैं, लास्ट इन्वेस्टर है।
ठीक है। पूरा हमारा क्या था कि एक लिस्ट रेडी था, तो लिस्ट में वो लास्ट नाम सबसे लास्ट नाम था, ऊपर के सब इन्वेस्टर्स ने हमें मना कर दिया था, करीब करीब 50 इन्वेस्टर्स का तो मतलब बाकी सारे इन्वेस्टर्स के साथ ट्राई कर लिया था। हाँ, सारे कर लिया था, ये लास्ट रह गया। हाँ, लास्ट रह गया। ये उतने मतलब फेमस इसमें नहीं आ रहे थे, पर बहुत नाम था इनका दिल्ली में। हमने कहा कि ठीक है करते हैं। 12 बजे उन्होंने 5 मिनट का टाइम दिया था, एग्जैक्टली याद है। 2.5 मिनट वो सवाल पूछने वाले थे, 2.5 मिनट मुझे पिच करना था। तो हम दोनों का क्या था कि हम दोनों साथ में ही सोते थे, एक दोनों का गद्दा लगा हुआ था, तो ये बैठा हुआ था। तो स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने में 1 मिनट में उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, हाँ, 1 ही मिनट सुना बस? 1 मिनट सुना, उन्होंने कहा कि नहीं चलेगा। क्या पिच किस तरह से किया? पिच ऐसा था कि देखिए, पिच तो बेसिकली क्या है कि अगर कोई इन्वेस्टर को हम बेसिकली अपना प्रोडक्ट समझाते हैं, सर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, और हम काफ़ी इसको ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, मतलब ये फेमस हो सकता है, ह्यूमन सेफ्टी है, ये है। अच्छा, अभी स्मार्टवेयर पे? स्मार्टवेयर पे। तो उन्होंने 1 मिनट में मना कर दिया। 1 मिनट में मना कर दिया, तो अब ऐसा हुआ कि नहीं चलेगा, एक काम करो। हमने बोला कि सर कुछ तो बताइए, मतलब क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो फिर सर ने कहा कि एक बात बताओ, चाहिए क्या तुम लोगों को? तो हमने कहा कि पैसा दे दीजिए। पैसा, तो कहा पैसा तो पहले भी था, तो फिर ये क्या है? तो हमने कहा कि सर क्या चाहिए आप बताइए। पहले क्या हुआ था कि इंग्लिश में कम्युनिकेशन चल रहा था, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 1 मिनट वो भी इंग्लिश में बोल रहे थे। जब खत्म हुआ तो मैंने बोला कि छोड़ो इंग्लिश इंग्लिश, सर अब मुद्दे पे आते हैं, ठीक है, आप बताओ। तो कह रहा है कि एक बात बताओ, कहानी महाभारत पे आया कि महाभारत देखा है? मैंने कहा देखा है। तो बोला कि ये बताओ कि कौरव और पांडव में कैसे क्या था? तो मैंने बोला कि कौरव तो सर पावरफुल थे, सुपर पावर था, अगर एक दिन में पूरे पांडव को निपटा देते हो तो। पर पांडव के पास में भगवान कृष्ण थे, क्योंकि उन्हीं की ताकत की वजह से पांडव ने युद्ध जीता, चाहे साम दाम दंड भेद जो भी यूज किया हो, ठीक है। तो कहा कि फिर, तो हमने कहा कि सर हाँ, अगर भगवान कृष्ण नहीं होते तो पांडव क्या ही टीकते, भीष्म पितामह एक दिन में सबको खत्म कर देते। तुम्हें चाहिए भगवान कृष्ण जो तुम लोगों का सही मार्गदर्शन कर सके। हमने कहा कि सही बात है सर, ठीक वो है। लिस्ट की लास्ट तक आते आते ना हमारा जो आत्मविश्वास है ना वो भी टूटने लगा था। हाँ। तो लास्ट बचा था, तो हमने कहा कि यार क्या करना है, इनसे बात करनी है कि नहीं करनी है। और जो ऊपर के सारे नाम थे ना, इनका लिस्ट में सबसे नीचे नाम इसलिए था क्योंकि ये उतनी बड़ी पर्सनैलिटी नहीं थे। फिर भी हमने कहा कि यार लास्ट है लिस्ट में, तो इनसे बात कर ही लेते हैं। और वो 5 मिनट का कॉल 45 मिनट तक चला। उन्होंने हमें एक्चुअली में वो जुनून देखा। एक फाउंडर को देखो, बनने के लिए ना सिर्फ जुनून की जरूरत होती है। अगर आपका जज्बा है कुछ कंपनी बनाने का, कुछ करने का, तो आप कितनी भी कठिनाइयां आएंगी तो आप अड़े रहोगे। तो उनको एक्चुअली में हमें लगता है कि उस दिन वही चीज़ दिखी, और वो अब भी आज भी हमसे मिलते हैं तो वो यही बताते हैं कि देखो उस वक्त हमने तुम्हारा स्ट्रगल देखा, हमने देखा कि तुम में कितना पैशन है, कितना जुनून है कि कंपनी बनानी है। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या करना है, हमने बोला सर कंपनी बनानी है, आप जो बोलोगे हम करने के लिए तैयार हैं, जैसे बोलोगे करने के लिए तैयार हैं। हमें कृष्ण जैसा एक गुरु चाहिए, वो हमें मिल जाएगा तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो उसके बाद से फिर हमारा करियर स्टार्ट हुआ। फिर स्मार्टवेयर को उन्होंने 2 ऑप्शन दिया हमारे पास, कि उन्होंने बोला कि देखो स्मार्टवेयर तो नहीं चलने वाली चीज़ है, क्योंकि आप समय से बहुत आगे हो इंडियन मार्केट के लिए। अब लोगों को क्या था कि आप कपड़े में चिप डाल रहे हो तो कहीं करंट तो नहीं लगेगा, कहीं कुछ नहीं होगा। तो हमारा ये चीज़ था। तो उन्होंने 2 ऑप्शन दिए, या तो आप कुछ स्पोर्ट्स वेयर में कर सकते हो या आप किड्स वेयर के सेगमेंट में कर सकते हो। उन्होंने कहा कि मैं आपको 1 महीने का वक्त देता हूँ, आप लोग रिसर्च करो, उसके बाद फिर मुझे बताओ कि आप दोनों में से किस फील्ड में आप जाना चाहते हो। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम अपने रिसर्च में करने लगे, ठीक है। फिर मैंने, हुसैन ने, अमन ने, हम तीनों ने अपना एक रिसर्च करा कि किस फील्ड में हम ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकते हैं। तो हमारा ये समझ में आया कि हम किड्स वेयर में करते हैं अगर, तो किड्स वेयर में एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हम बात करें कि हमारी आबादी $1.4 बिलियन की है, 1.4 बिलियन है, और अगर बात करते हैं तो 35% लोग मैरिजेबल एज के हैं, जिसमें से 1 करोड़ शादियाँ हर साल होती हैं। तो ये सारा डेटा ड्रिवन हमने एक अपना वो बनाया, माइंड बनाया। उसमें भी अगर हम देखते हैं तो हर साल लगभग 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। तो हमें लगा कि यार बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इंडियन मार्केट के हिसाब से। इंडियन मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। मार्केट में क्या, जैसे कि दूसरा वाला प्रोडक्ट था तो उसका ठीक है कि जिम वेयर है, मतलब स्पोर्ट्स पे बना रहे हैं, पर किड्स वेयर में ऐसा था कि पेरेंट्स अपने पे खर्चा करे ना करे, बच्चों पे खर्चा जरूर करते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कुछ भी हो, वो रहता है। और सेकेंडली ये था कि कुछ इंटरेस्टिंग है,
ठीक है, अब इसमें करते हैं कुछ मज़ा आएगा, कुछ डिज़ाइन करते हैं, कुछ ये करते हैं। तो पर ये चीज़ सर ने बोलने से पहले हमारा क्या था कि स्वप्निल ने दिसंबर में ही एक बार ऐसे डिस्कस करते हुए कहा था कि यार एक काम करते हैं ना, किड्स वेयर भी सोच सकते हैं। तो हमारे माइंड में था कि हाँ, मतलब किड्स वेयर एक था और उधर से हमें ऑप्शन मिला था कि, तो फिर हमने कहा कि एक काम करते हैं ना, पूरा रेडी कर लेते हैं, लॉन्च कर लेते हैं, फिर सर से बात करते हैं। तो वो इम्प्रेस हो जाएंगे, इम्प्रेस हो यार जाएंगे। हमने बोला था कि डिसीजन बनाने के लिए, और इन्होंने तो पूरी कंपनी खड़ी कर दी, पूरी कंपनी चेंज करके नई कंपनी खड़ी कर दी। तो हम इस माइंडसेट के था, और सच में वाकई ऐसा हुआ। और सच बात ये था कि जिसमें 10 रुपया भी नहीं था। और हमारा प्लान तो था कि पूरा प्रोडक्ट लॉन्च कर देते, ये कर देते, वो कर देते, और 10 रुपया नहीं था, क्योंकि हमारे जो ऑनर है, फ्लैट के ऑनर थे, उन्होंने हमें कई बार वार्निंग दे चुके थे घर से खाली करने के लिए, क्योंकि कभी कभी रेंट में तो कभी 20 दिन लेट हो कितने महीने से रेंट नहीं भरा था ओनर का? 3 महीना हो गया था। तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था। लॉकडाउन का पीरियड था, तो उसमें नहीं, उस टाइम में तो लैंडलॉर्ड ओनर वगैरह सिर्फ सब एक महीने रियायत दे का। रहे थे। तो हमारे है ना? ऑनर थोड़े कुछ स्ट्रिक्ट थे, कुछ स्ट्रिक्ट होते थे हैं। कि पैसे टाइम पे आ जाने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ कि बहुत अच्छा चीज़ क्या हुआ था उस समय में, नोएडा के डीएम ने मैसेज किया, ट्वीट किया था कि अगर कोई अगर मतलब फ्लैट खाली करवा रहा है, ये करवा रहा है कोविड के समय में, तो मैं एक्शन लूंगा। ठीक है, तो स्वप्निल ट्विटर पे एक्टिव रहता है, तो स्वप्निल ने वो स्क्रीनशॉट लिया, हमने ऑनर को भेजा कि देखो अगर निकालोगे तो डीएम को कंप्लेन कर देंगे। ठीक है। उसके बाद से उनके व्यवहार में बहुत बदलाव आया, बहुत ही मतलब चीजें बदली। उसके बाद वो बहुत प्यार से कि अच्छा बेटा ठीक है, जब आपके पास होगा तब देना। हालांकि कुछ समय के बाद जब हमने पैसा कमाना चालू कर दिया, तो हमने उनको टाइम पे रेंट देना चालू कर दिया था। तो वहाँ से फिर हमारी जर्नी की स्टार्ट हुई। फिर हम अपने मेंटोर से मिले, तो उनको फिर हमने बताया कि हमने ये इस चीज़ों पे काम करना चालू कर दिया। हमने किड्स वेयर एक सेगमेंट को पकड़ के, क्योंकि किड्स वेयर में भी था कि बहुत क्राउडेड मार्केट है, तो आप अलग क्या कर रहे हो। तो हमने कहा कि सर हम बांस के कपड़े बनाएंगे, बैम्बू के कपड़े बनाएंगे, कि एक जो बैम्बू प्लांट होता है ना, वो नेचुरल फैब्रिक बनती है उसकी, तो बच्चों की स्किन के लिए सेफ रहेगा। क्योंकि आप अगर देखो, बच्चा पैदा होता है तो उसकी स्किन बहुत ही सुपर सेंसिटिव मानी जाती है। तो पेरेंट्स भी आजकल जो यंग जनरेशन के पेरेंट्स हैं, वो बहुत ही कॉशियस हैं, बहुत ही सावधानी बरतते हैं कि अपने बच्चों को क्या पहनाना है, क्या खिलाना है, ठीक है, कैसे उनको नर्चर करना है। तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक करते हैं, जिसमें केमिकल की कोई भी हम यूज नहीं करेंगे, केमिकल फ्री हम सारे कपड़े बनाएंगे। तो वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सर को भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में एक अच्छे स्टेब्लिश्ड इन्वेस्टर थे। तो उन्होंने कहा कि यार बहुत बेहतरीन आइडिया है, इस पे काम करना चालू कर दो। उसके बाद से फिर हमने पूरा बिल्कुल फुल एक्शन मोड में आ गए कि मल्टीपल जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं उनसे डेट लेना चालू कर। पैसे नहीं थे जेब में, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो हमें कॉन्फिडेंस आ गया एक समाओ कि एक बंदा हमारे पीछे खड़ा है। 30-40% पे अब वो जो ऐप होते हैं, हम वहां से हम पैसे लेते थे, 30% पे कोई दे रहा है, कोई कितने पे दे रहा है, हमने बहुत पैसे ले लिए। मतलब 20 ऐप को डाउनलोड करके 20 ऐप से पैसे ले लिए थे। अच्छा, ये क्या था? ये जो ऐप होते हैं, मतलब 20,000 दे रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं, जो नॉर्मल मतलब आप अपना केवाईसी ये डालो, आपको 50,000 रुपये मिल जाएंगे, और आपको लोन की तरह। अच्छा, मतलब बहुत ही खतरनाक चीज है। बहुत ही नेगेटिव है। तो इसका भुगतान कैसे किया? फंसे किसी चीज में? नहीं, फंसे तो नहीं, फंसते क्योंकि अब वहां से तो चालू हो चुका था। तो वहां से हमने क्या हुआ था कि इससे जो सर से मिलने से पहले इस समय में हमने एक इन्वेस्टर को करीबन 2 साल से उनके ऑफिस के गेट में बैठे रहते थे। तो 2 साल हमने सिर्फ उन्हीं के पास दौड़े हैं कि सर पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। तो ठीक जैसे सर मिल गए, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, मैं भी कुछ पैसे लगा दूंगा। तो उनके साथ साथ में एक और आदमी आ गया। तो ऐसे पहला फंडिंग कितने का हुआ था? पहला फंडिंग कोई बात नहीं, 600 रुपए 700 रुपए भी फंडिंग हो सकता है, उसमें क्या है। देखिए, और 6 लाख भी हो सकता है, 6 करोड़ पहला भी हो फंडिंग सकता हमें है। मिला था। सर ने हमें एक्चुअली में सर ने फंडिंग तो नहीं कहेंगे उसको, पर 50,000 रुपए दिए थे। मतलब श्री गणेश हो गया था। 50,000 उन्होंने मिले बिना ही दे दिए थे, सिर्फ फोन पे बात करके दे दिया था 50,000 की। थोड़ा अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लो, खाने पीने का थोड़ा अपना देख लो, और ये सब कर लो, ठीक है, अपने आप को मेंटेन कर लो। तो वो एक हो गया। तो उसके बाद में हमारा मतलब 3 लोगों ने मिलकर हमें अराउंड 20 लाख रुपीज दिए। अच्छा। कि जिससे आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। पर मेजर प्रॉब्लम ये था कि जो फैब्रिक हमने डिसाइड तो कर लिया था इंटरनेट पे, अब ये बनवाना कैसे, लाना कैसे, कहाँ से क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए तिरुपुर में ऑप्शन था कि तिरुपुर में जाकर वहाँ पर जाकर आपको कुछ बनवाना है और वहाँ से लेकर आना है। तो हमारा जो तीसरा फाउंडर है स्वप्निल, अमन, वो प्रोडक्शन देखता है। तो वो दिल्ली से कैसे कैसे ट्रेन पकड़कर वो गया चेन्नई, जाकर वहाँ से कुछ फैब्रिक रेडी करवा कर ले आया। अराउंड मतलब 1 kg के हिसाब से रहता है कि कितने किलोग्राम हम फैब्रिक लेकर आ रहे हैं, तो अराउंड 20-30 किलो लेकर आ गए।
अब 20-30 कैसे ट्रेन से किया? हाँ, ट्रेन से लेकर आ गया। अब लेकर तो आ गया, अब प्रॉब्लम ये था कि हमें लगा था कि आएगा, बनवाएंगे लॉन्च करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अब जैसे लेकर आए तो हम मैन्युफैक्चरर के पास जा रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरर के पास तो कहाँ जा रहे हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड ही भगा दे रहे हैं हमें। वो एक नया स्ट्रगल का हमारा पीरियड शुरू हुआ कि हम ग्राउंड पे उतरते थे। उस समय क्या था कि आई थिंक जून जुलाई का समय था, पीक गर्मी थी दिल्ली के उसमें। तो हम नोएडा में जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स थे, क्योंकि हमारा ये था कि एक टॉप क्वालिटी ब्रांड बनाना है, तो उसके लिए प्रोडक्ट भी वैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी भी वैसी होनी चाहिए। तो हम छोटे मैन्युफैक्चरर्स के पास ना जाके हम बड़े मैन्युफैक्चरर्स को अप्रोच करते थे। तो बड़े बड़े इंटरनेट से उनका एड्रेस निकाल लिया, ठीक है, हम तीनों निकल गए रोड पे, ठीक है। उस टाइम पे ऐसा होता था कि पैसे तो हैं जेब में, बट उसको बचा के रखना है क्योंकि आगे भी काम करना है। तो हम जहाँ जरूरत नहीं होती थी वहाँ हम पैदल ही जाते थे, ऑटो भी नहीं लेते थे, वहाँ पैदल ही जाना। तो गर्मी के उसमें हमारी मतलब जीन्स की एक अच्छी खासी लेयर होती है, वो पूरी भीग जाती थी। अब गार्ड भेज रहा है, एक गेट से दूसरे गेट पे भेज रहा है, दूसरे गेट से तीसरे गेट पे भेज रहा है, बट वो एंट्री नहीं दे रहा था। तो हमें उस समय बहुत स्ट्रगल हुआ कि यार इसको फैब्रिक तो ले आए समहाउ, अब इसको बनवाएं कैसे। तो उस टाइम पे फिर लिंक्डइन पे मैंने क्या करा कि मल्टीपल जो ओनर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके फाउंडर्स को मैंने ऐड करना चालू कर दिया। तो मुझे लगा कि यार गार्ड हो सकता है नीचे लेवल के लोग भगा दे रहे हैं, हो सकता है कि जो डायरेक्टर लेवल के, अगर हम उनको अपना आइडिया बताते हैं, उनको अपना कॉन्सेप्ट बताते हैं, वो शायद सपोर्ट करें। ऐसा ही हुआ। एक हमें डायरेक्टर मिली, तो एक बहुत अच्छी, बहुत बड़े एक्सपोर्ट हाउस की डायरेक्टर थी। तो नोएडा के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर है वो। हाँ, तो उनका क्या था कि एक जो कनेक्टिविटी हुई ना, वो भी इंजीनियर थी, हम भी इंजीनियर थे। तो वहां पे वो पॉइंट उनको कनेक्ट करा और उन्होंने हमें सपोर्ट करा। उन्होंने हमें अपने ऑफिस बुलाया, जो गार्ड उनका हमें भगा दिया था जिसने, उसने फिर गेट खोला, हम उनके केबिन में बैठे, हमारी अच्छी खासी मीटिंग हुई, ठीक है। तो काफी मतलब उन्होंने अच्छे से ट्रीट करा। उसके बाद फिर वहां से हमने 200 पीस, मुझे याद है कि 200 पीस हमने पहला प्रोडक्ट बनवाया था। और हमने जो फेमस सेलिब्रिटी एक्ट्रेसेस हैं, जो टॉप क्लास एक्ट्रेसेस हैं इंडिया की, उनको भेजा, जिसमें से कुछ नाम है और भी 2-4 लोग थे, तो उनको भेजा। उसके बाद फिर कुछ रियल मदर्स को भेजा। हमारा बेसिकली फंडा ये था कि हम उनके थ्रू समझना चाहते हैं कि ये जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उनके रियल लाइफ में कितना इम्पैक्ट करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, और उसके बाद उनको कंफर्ट कैसा लग रहा है, ठीक है, बच्चा कितना कंफर्टेबल है। बेसिकली हम उस टाइम पे तो हमारे पास कोई टीम नहीं थी, ना टेक्सटाइल इंजीनियर्स थे, ना कोई था। अब रिस्क नहीं था ना, रिस्क अब लेने का ये नहीं था कि अब और रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो ये था कि अब इनसे हमें लेना है फीडबैक, और अगर इनको पसंद आया कि हाँ मतलब अगर प्रोडक्ट अच्छा है, अगर जेन्युइन फीडबैक दे रहे हैं, तब इस प्रोडक्ट को हम लॉन्च करेंगे। नहीं तो इस पर हम थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या करना है या नहीं करना है। तो जब मदर्स को प्रोडक्ट मिला, और स्वप्निली सारे इंस्टाग्राम सबसे बात करता था, सब उसको भेजा हुआ था हमने। तो उस समय में क्या था कि स्वप्निल मार्केटिंग पार्ट संभाल रहा है, मैं ऑनलाइन पार्ट संभाल रहा हूँ, ऑनलाइन बेच रहा हूँ, अमन प्रोडक्शन देख रहा है। तो हम तीनों ही मिलके अपने फ्लैट से ये कर रहे हैं। तो अब ये चल रहा है कि ठीक है। तो मदर्स का फीडबैक बहुत बढ़िया आया। उनका फीडबैक था कि ऐसा प्रोडक्ट हमने आज तक नहीं देखा है, ये बहुत ही सॉफ्ट है, और इसको आप मतलब अगर लाते हैं तो हम ज़रूर लेंगे। तो उसके बाद हमारा हुआ कि ठीक है, अब हम इसको लॉन्च करेंगे। तो अब हमारा ये था कि फ्लैट पे ही मतलब सोफा पर लगा लेते हैं, कुछ कुछ बिन बैग लगा के इसी पे क्या करेंगे कि लोगों को बुलाएंगे और यहाँ से काम करवाएंगे। बट जब हमने लोगों को बुलाना बात करना शुरू किया, तो कोई आने के लिए तैयार ही नहीं था। कह रहा है कि फ्लैट पे आके कौन काम करता है, कौन ये करता है। तो हमने आस्ते 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 हमें अच्छा हुआ कि हमें वो बिहाइंड कई लोग थे, तो 2-3 लोगों ने मिलकर हमें जो पैसा डाला था उससे हमने एक छोटा सा ऑफिस लिया, और वहाँ से हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया अक्टूबर 2021 में, जहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ कि ठीक है अब करते हैं। तो वहाँ से फिर हमारा मतलब समझिए कि अब एक प्रॉपर क्या, आपका अगर देखें तो 3 साल 4 साल जो भी टाइम फ्रेम गया, तो आपका पॉकेट खाली है, आप ना अच्छी जगह कहीं जा सकते हैं, ना कुछ खा सकते हैं। हम खाने भी जाते थे, हम पार्टी करते थे महीने में एक बार। तो पीछे गांव है, तो गांव में मिलता था दाल और बेसिकली एक ढाबा टाइप का था जहाँ पे मैक्सिमम ड्राइवर्स आते थे, तो वहाँ का टेस्ट हमें अपने घर की तहरी से काफी अच्छा लगता था। तो हम वहाँ पे मतलब हम 100-200 रुपए में हम तीनों बंदे मतलब आराम से अच्छा खाना खा लेते थे। वो उस समय की बात है, मतलब 2021-22 की बात है। उस टाइम पे लगता था कि यार काफी अच्छा। सोसाइटी के जस्ट पीछे एक विलेज एरिया था, तो वहाँ पे फिर हम उस टाइप से करते थे। ऑफिस हमारा काफी छोटा था उस समय, क्योंकि हम आई थिंक 6-7 लोगों की टीम थी। तो वहाँ से हमने किडबी की शुरुआत करी, मतलब अक्टूबर 2021 में किडबी ऑफिशियल तरीके से शुरू हो गया था, मार्केट में अवेलेबल हो गया था। तो वहाँ से किडबी की शुरुआत हुई।
तो वही है कि मतलब मार्केट काफी हमें अच्छा लगा किड्स वेयर का, क्योंकि हर साल आप देखो तो 2.5 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो इंडिया से ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट इस सेगमेंट में कहीं नहीं है। तो हमें लगा कि यार ये बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है, तो इसलिए हमने शुरू करा। आप लोग जो बना रहे हैं, मतलब किडबी जिस तरह के प्रोडक्ट्स बना रहा है वो सचमुच बहुत खास है, लेकिन इसमें मैं समझना चाहती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस वक्त हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो भी ये जानना चाहते होंगे कि प्लांट बेस्ड जो कपड़े होते हैं वो बनते कैसे हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस किस तरह से होता है, मतलब अगर आप लोग इसको पूरा डिटेल में थोड़ा समझाएं कि। तो इसको मैं बहुत ही एक शॉर्ट में ब्रीफली बताता हूँ। देखिए, प्लांट बेस्ड कपड़ों की जब हम बात करते हैं तो ये बात होती है कि आप बिना केमिकल के बना रहे हो कपड़े। तो बैम्बू जो प्लांट बेस्ड हम कपड़े बनाते हैं उसको अगर मैं डायरेक्टली बताऊं तो राइट बिल्कुल फार्म से वो सोर्स किया जाता है। तो जो बैम्बू प्लांट होता है उसके जो सेल्यूलोज होते हैं उसको सोर्स करके फार्मर उससे यान बनाते हैं। फाइबर जो सेल्यूलोज फाइबर होता है उस यान से फिर वो मिल में आता है, यान से फिर वो थ्रेड में बनता है, फिर उस थ्रेड का फैब्रिक बनाया जाता है। वो कपड़ा उसके बाद जब वो फैब्रिक बन जाता है, जब वो फैब्रिक को हिंदी में कपड़े बोलते हैं, तो जब वो कपड़ा तैयार हो जाता है उसके बाद फिर वो हम फैक्ट्री से मिल से वो हम खरीदते हैं डायरेक्टली। तो हमारा इन्वॉल्वमेंट कहीं भी फार्म तक नहीं होता है, हम डायरेक्टली वो कपड़ा बना बनाया खरीदते हैं। अच्छा। तो ये पीछे का पूरा प्रोसीजर होता है कि पहले बैम्बू से वो प्लांट से फाइबर बनता है, फाइबर से यान बनता है, यान से थ्रेड बनता है, थ्रेड से फिर वो फाइनल जाके कपड़ा बनता है। उसके बाद फिर वो पूरा प्रोसेस चालू होता है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आया कपड़ा। उसके बाद फिर जो हमारे इन हाउस डिजाइनर्स हैं वो टॉप इंस्टीट्यूट्स के, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स के हमने डिजाइनर हायर किए हुए हैं। तो उनका काम क्या होता है कि वो देश विदेश के जो सारे ट्रेंड चल रहे हैं कि किस सीजन में कौन सा कपड़ा, किस कलर का कपड़ा, किस डिजाइन का कपड़ा ज़्यादा डिमांडिंग रहने वाला है न्यूबॉर्न से 5 साल तक के बच्चों के लिए, तो वहाँ पे फिर उस डिज़ाइंस को डेवलप किया जाता है। वो सारे पैटर्न्स बनते हैं, वो पैटर्न फिर हमारे फैक्ट्री पे जाते हैं, जो स्टिचिंग करने वाले होते हैं, सिलाई करने वाले होते हैं, कढ़ाई करने वाले होते हैं, उन तक जाते हैं। वो फिर उस कपड़ों से हमारा प्रोडक्ट रेडी करते हैं। वो मल्टीपल क्वालिटी चेक में जाता है। 3 टाइप का हमारा क्वालिटी चेक होता है। एक जब कपड़ा आता है उस टाइम पे हम कपड़े की क्वालिटी चेक करते हैं। दूसरा जब कपड़ा बन रहा होता है उस टाइम पे हम कपड़े की क्वालिटी चेक करते हैं। तीसरा जब कपड़ा पूरा फाइनली बन जाता है उस टाइम पे हम फाइनल क्वालिटी चेक करते हैं, जब पैकेजिंग हो रहा होता है। तो हमारा ये पूरा प्रोसीजर रहता है किडबी के कपड़े को तैयार करने में। अच्छा, जैसे कि जो डायपर होते हैं बच्चों के, उससे बड़ी एक नॉर्मल सी शिकायत आती है, बच्चे जब छोटे होते हैं रैशेज हो जाते हैं उनको, तो मतलब ऐसा भी कुछ प्लान है किडबी का कि डायपर भी लेकर के आएंगे आप लोग, या पहले से ऑलरेडी डायपर वगैरह कुछ आप बना रहे हैं बच्चों के लिए? क्योंकि रैशेज का प्रॉब्लम डायपर से बहुत ज़्यादा होता है, बजाय मतलब क्लोथिंग से भी होता है, बहुत सारे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है कपड़ों से भी, कॉटन के कपड़े जो बड़े हार्ड से होते हैं। तो डायपर का भी कुछ प्लान है क्या कि डायपर भी बनाएंगे? डायपर में ऑलरेडी हम हैं। अच्छा। ऑलरेडी हम पर हमारा डायपर थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा। इन कंपैरिजन की अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक डायपर होते हैं। हाँ। और हमारा है कपड़े का डायपर है। हाँ। इसको रियूजेबल क्लोथ डायपर कहते हैं। तो जो बेसिकली कपड़े से बनता है उसमें पैड्स ये होते हैं जो कि बार बार चेंज किया जा सकता है या उसको रीयूज कर सकते हैं। एक बार वॉश कर लिया फिर उसको यूज कर लिया। तो इससे क्या होता है कि रैशेस बहुत कम होते हैं इन कंपैरिजन। अगर आप प्लास्टिक वाले से जितना देखेंगे तो डायपर वाले से आप मतलब जो कपड़े वाले से जो हम बना रहे हैं इससे रैशेस बहुत ही कम है, क्योंकि कपड़े का है बेसिकली, तो बहुत ही कम है। स्वप्निल, मैं चाहूंगी कि ये बॉक्स है इस वक्त किडबी का हमारे पास, तो मैं चाहूंगी कि कुछ आप इसमें से दिखाएं कुछ जो भी आप लोग बना रहे हैं। तो ये हमारा बहुत ही मतलब काफी क्यूट हम पैकेजिंग बनाते हैं जिससे बच्चों को एक एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि छोटे बच्चे भी होते हैं, अगर उनके लिए आप कुछ ऑर्डर करते हो तो काफी उनको क्यूट लगना चाहिए। यहाँ पे हमारा एक वैक्सीनेशन कार्ड है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हम पैकेजिंग बनाते हैं उसको रीयूज कैसे करना है, वो वेस्ट ना जाए, तो इसको पेरेंट्स कट करके अपना कहीं भी अपने घर में चिपका सकते हैं। तो वैक्सीनेशन जो जब न्यूबॉर्न बच्चा पैदा होता है आपके वैक्सीनेशन को आप पूरा ट्रैक कर सकते हैं। ये हमारे कपड़े हैं, इसमें ये हमारे बैम्बू के कपड़े हैं। हाँ, मैं एक बार टच करना चाहूंगी कि कैसा फील कैसा है इनका। ये तो मतलब एकदम नॉर्मल कपड़ों जैसे ही है कि जैसे, पर और सॉफ्ट है ये, है ना? ये दुनिया का सबसे सॉफ्ट कपड़ा माना जाता है। अगर आप इसकी टच एंड फील की बात करें तो ये हमारा बैम्बू का रोम्पर है। वाह, काफी सॉफ्ट है ये तो, मतलब बाकी के जो क्लोथ्स होते हैं उनसे। तो ये हमारे कुछ कपड़े हैं, ब्यूटीफुल, काफी क्यूट भी है। जी, तो ये हमारे कपड़े हैं जो बिल्कुल ही बच्चों की, ये हम बॉडी सूट्स और रोम्पर्स बनाते हैं जो मतलब क्यूट प्रिंट्स में और सॉफ्ट होते हैं। प्लीज मुझे। जी हाँ, अच्छा, हम इस तरह से देखेंगे तो हम बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे, है ना? क्योंकि टच करने में तो ये नॉर्मल क्लोथ जैसे जैसे हालांकि थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा सॉफ्ट है ये, है ना? वेरी नाइस, ब्यूटीफुल।
तो हमारा बेसिकली मकसद यही रहा है कि इन कपड़ों को बनाने में कि पहला फील तो हम वही देते हैं कि कस्टमर्स ने जैसे अपने ये कपड़े अपने हाथ में लिए तो आपके मुंह से पहले ही निकला कि काफी सॉफ्ट है। तो एक कंफर्टेबल जो चीज होती है ना कि आप कॉटन का कपड़ा टच कर रहे हो और आप एक बैम्बू का कपड़ा टच कर रहे हो तो आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। तो ये जो ग्रीन वाला है ये ऑर्गेनिक कॉटन है, उसके बाद जो ये ब्लू वाले हैं वो बैम्बू के हैं। तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चलेगा कि ऑर्गेनिक कॉटन जो है, हालांकि कॉटन में जो होता है कि वो भी थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, बट जो बैम्बू होता है वो दुनिया का सबसे सॉफ्ट कपड़ा माना जाता है, इसलिए उसमें एक डिफरेंस आता है। तो हमारा यही कोशिश रहा है कि हम जो भी अपना कपड़ा अपने कस्टमर्स को बेचते हैं या उन घर तक पहुंचाते हैं, तो जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल की आप पैकेजिंग आप रिसीव करते हो कोरियर, ठीक है, आप उसको ओपन करते हो बॉक्स को तो आपको एक थोड़ी क्यूट पैकेजिंग दिख रही है, पर्सनलाइजेशन दिख रहा है। हम इन बॉक्सेस के साथ हम एक थैंक यू कार्ड भी भेजते हैं। किसी का बच्चा पैदा हुआ है तो हम उनको एक न्यूबॉर्न का एक थैंक यू विशेष भेजते हैं उनके बच्चे की फोटो के साथ। तो ये सारी चीजें कस्टमर को कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट करती हैं ब्रांड के साथ, जो लॉयल्टी बिल्डअप करती हैं एक ब्रांड के लिए। और एक ब्रांड के लिए कस्टमर का लॉयल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखो कि बच्चे हर 3 महीने में ग्रो होते हैं। हमारा जो एज ग्रुप भी है तो 3 महीने का है, फिर 3 से 6 महीने का है, 6 से 9 महीने का एंड सो ऑन। तो उस बीच में उस दौरान कस्टमर का लॉयल रहना, अगर एक ब्रांड का कपड़ा उनको पसंद आ गया तो फिर वो रेगुलर उस ब्रांड के साथ परचेज करते हैं, उस ब्रांड के साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है। तो वो हमारा शुरू से ही ये मोटिव रहा है कि अपने कस्टमर के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना के रखना। तो अभी आपके मतलब कस्टमर्स किस तरह से आप लोगों के प्रोडक्ट कहाँ जाते हैं, और कस्टमर मतलब कितने हैं, नंबर्स वगैरह कुछ? तो अभी अगर हम बात करते हैं तो हमारे ओवरऑल जो कस्टमर्स है वो 1.5 मिलियन प्लस हैं, 15 लाख से ज़्यादा हैं। और हम अभी इंडिया में हर जगह अपने प्रोडक्ट्स शिप करते हैं। अगर बात करें नंबर्स की तो 15,476 पिन कोड्स पे हमने किडबी के बॉक्सेस डिलीवर किए हुए हैं। अच्छा। और अगर ग्लोबली बात करें तो हम 3 कंट्रीज में अभी प्रेजेंट है, यूएई में, बहरीन में और ऑस्ट्रेलिया में। तो हमारे कस्टमर्स को प्रोडक्ट ऑनलाइन भी हम बेचते हैं, ऑफलाइन भी बेचते हैं, तो ये इन चैनल्स के थ्रू हमारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं। मेजरली अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल्स में हमारा प्रेजेंस बहुत बढ़िया है। वेरी नाइस। जितने भी प्रीमियम हॉस्पिटल्स है उनका जो किड्स का जो ये है कि बच्चों के रहते हैं, 0 या न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होते हैं, तो वहाँ पर कई सारे स्टोर्स होते हैं। हमारा एक पार्टनर स्टोर्स है जो कि मेजरली हर हॉस्पिटल में है। तो वहाँ पर हमारा क्या है कि हमारा एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ शॉप इन शॉप करते हैं हम, और हमारे सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पर हम शिप करते हैं। उन्होंने हॉस्पिटल में हमारा प्रोडक्ट उन्होंने देखा था कि काफ़ी मतलब सॉफ्ट है और बच्चों के लिए बढ़िया है, सर्टिफाइड होने की वजह से, गॉश सर्टिफाइड होता है, तो उसकी वजह से उनको पसंद आया कि बच्चों की स्किन को हैम्पर नहीं करेगा, तो उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को वहाँ रखना शुरू कर दिया, और वहाँ से काफ़ी अच्छा डिमांड रहता है हॉस्पिटल से इन कंपैरिजन टू अदर्स। वेरी नाइस। तो ये तो एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, मतलब छूने में ही वो फील हो रहा है। तो इनका प्राइस क्या बाकी के जो बच्चों के कपड़े वगैरह होते हैं उससे कुछ ज्यादा है, मतलब किस तरह से प्राइस वगैरह आप लोग किस तरह से इसका डिसाइड करते हैं? जैसे कि हमने जब ये स्टार्ट किया तो ये था कि हमारा जो बैम्बो था, बैम्बो क्या है कि बेसिकली अगर आप डिफरेंट कंट्रीज को उठा के देखेंगे, फॉरेन में, यूएस, यूरोप और मिडल ईस्ट में स्पेशली ये बैम्बो बन रहा था किड्सवेयर सेगमेंट में, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट माना जाता है। ये माना जाता है कि आपका प्रीमियम सेगमेंट के लिए है और उसी के लिए बन रहा है। बट इंडिया में जब हम इस चीज़ को हमने लाया तो स्टार्टिंग में हमें महंगा पड़ रहा था कि ये महंगा पड़ेगा, और अगर आप महंगे रेट में बेच देते हैं 1500 2000 और काफ़ी महंगा करने लगते हैं, तो आप पे ये प्रॉब्लम आ जाएगा कि कस्टमर टारगेट आपका ख़त्म हो जाएगा, आपके लिए ज़्यादा कस्टमर अवेलेबल नहीं है। क्योंकि इंडिया में जो सेगमेंट है वो बेसिकली 400 से लेकर 600 800 1000 के नीचे में आपको एक अच्छा सेगमेंट मिल सकता है, जहाँ पर आप अपने जो भी ड्रेसेस है और इसको अच्छे सेल आउट कर सकते हैं। इसीलिए हमने जो प्राइसिंग रखा हुआ है वो काफ़ी नॉर्मल, जहाँ हर टियर 1, टियर 2, टियर 3 हर सिटीज़ के लोग खरीद सकते हैं। तो इसीलिए हमने 400, 600, 800, बेसिकली 400 से लेके 1500 के बिटवीन में हमारा सारा प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। किडबी को स्टार्ट करने के टाइम पे हमारा एक मोटिव था कि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को एक कंफर्टेबल लाइफ, एक आसान लाइफ दें उनके बच्चों को नर्चर करने में। क्योंकि अगर आप देखो कि बहुत ये बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों की स्किन पे जब वो पैदा होते हैं तो रैशेस आते हैं, चाहे कपड़ों की बात करें चाहे डायपर्स की बात करें, तो स्किन डिजीजेस होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को कम करके, क्योंकि पेरेंट्स का उस समय बच्चों से लगाव काफ़ी ज़्यादा होता है, तो एक बहुत ही हैसल पेरेंटिंग लाइफ फील करते हैं। तो इन चीज़ों को कम करने के लिए हमने किडबी लॉन्च करा था। तो हमारा विजन शुरू से यही रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स की लाइफ को आसान बनाएं, उनके बच्चों की लाइफ को आसान बनाएं, यही किडबी का एक उद्देश्य है। बिल्कुल, मतलब वो तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है ना, चाहे पेरेंट किसी भी क्लास से आते हो, लेकिन वो अपने बच्चों को हमेशा बेस्ट कपड़ा, बेस्ट खाना, बेस्ट स्कूलिंग, सब कुछ बेस्ट देना चाहते हैं ना।
तो मतलब प्राइस में कुछ ऐसा फर्क नहीं है, नॉर्मल कपड़े जिस तरह से हैं उसी की रेंज में ये भी है, आप आराम से ले सकते हैं, कोई भी एकदम नॉर्मल प्राइसिंग, नॉर्मल मतलब इतना अफोर्डेबल तो आपको शायद ना मिले जितना हम अफोर्ड करके हम सस्ते से सस्ता बनाते हैं, ताकि क्वालिटी हम हमेशा एक्सपोर्ट क्वालिटी रखते हैं जो कि आपका यूरोपियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा, उतना हाई स्टैंडर्ड होगा प्रोडक्ट। और क्योंकि जो हमारे ड्रेसेस है उसको हम कई जगह मतलब यूरोप में भी अभी हम फिलहाल यूएई शिफ्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर रहे हैं, तो कई जगह जब जाता है तो हमारी क्वालिटी इतना बढ़िया है कि इजीली मतलब एक्सेस मिल जाता है किसी जगह का। तो क्वालिटी आपका टॉप एंड और प्राइसिंग आपका नॉर्मल हर इंडियन खरीद सकता है, टियर 3 सिटीज़ में भी खरीद सकता है। तो ये हमारा पूरा मोटो है। लेकिन जैसा कि आपने बताया अभी कि आप लोग यूएई में जा चुके हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि पहले इंडियन मार्केट में पूरी तरह से फैल जाना चाहिए था, उसके बाद इंडिया के बाहर सोचना चाहिए था, क्योंकि ये मार्केट अपने आप में बहुत बड़ा है ना? इसमें ऐसा है कि इंडिया हमारा मेन फोकस है, हम इंडिया में ही रहते हैं और इंडिया भी हमारा टारगेट रहता है। सेकेंडली यूएई या हम मेजर किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर क्या है कि आप डायरेक्टली जाके वहाँ पर पूरा एक टीम सेटअप करके नहीं कर रहे हैं। हमारा फोकस ये है कि हम वहाँ किसी से पार्टनरशिप कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, हम उस कंट्री में एक मेजर किसी हाउस से हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो हम यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट बनाने कर रहे हैं, हम अपने ब्रांड का राइट्स उनको दे रहे हैं कि आप हमारे ब्रांड के नाम से आप बेच सकते हैं इस कंट्री में, बट हाँ हम अवेलेबल नहीं है। हम वहाँ पर जाकर हम अपनी टीम खड़ी कर और पूरी चीज़ों में नहीं लग रहे, क्योंकि उस चीज़ के लिए इंडिया बहुत बड़ा है और इंडिया में भी हमें अगर अभी आने वाले 10 साल तक हम इंडिया में करते रहेंगे तभी भी कम पड़ जाएगा। इसलिए इधर ऑस्ट्रेलिया इधर यूएई वहाँ पर हमारे पार्टनर्स हैं। और जैसा कि अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि कितने करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं एक हाँ, साल तो में, इसीलिए है ना? तो इंडियन मार्केट से बड़ा मार्केट तो कोई हो भी नहीं सकता। मेजरली हमारा विजन यही रहा है कि हम इंडियन मार्केट से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। हाँ। हम अगर देखिए कोई अगर हमारे पास आता है कहता है कि हम आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और हम दुबई में इसको बेचना चाहते हैं, तो हमारे लिए वो एक प्लस पॉइंट है कि हमारा ब्रांड ग्लोबल हो रहा है, एक ग्लोबल एक्सेस मिल रहा है उसको और लोग पसंद कर रहे हैं हमारे कपड़े को, तभी सामने से डिस्ट्रीब्यूटर्स अप्रोच कर रहे हैं कि हमें आपके कपड़े चाहिए, है ना? तो वहाँ पे हमारा विजन डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, हम इंडियन मार्केट को ही फोकस करके किडबी को बना रहे हैं। और अब तक हमने 1.5 लाख और 15 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर्स को अपना सर्व किया है। तो हमारा यही विजन है कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सर्व करें, क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है। हर साल आप देखो कि 2.5 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट है, लोग अडेप्ट करें इन चीज़ों को। बिल्कुल। तो जैसे इंडियन मार्केट है, यूएई का मार्केट है या यूरोप जैसा कि आपने अभी बताया, तो यहाँ के मार्केट में कुछ फर्क है किस तरह का? देखिए फर्क अगर देखा जाए तो पॉकेट का ही होता है कि मतलब अगर पर कैपिटा क्या है। हाँ, मतलब नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे वहाँ के जो कस्टमर हैं उनकी क्या डिमांड कुछ अलग तरह की है। डिजाइन्स, हाँ, बिल्कुल डिजाइन्स टोटली डिफरेंट हो जाता है। हाँ, अगर इंडिया में ही देखा जाए तो डिजाइन्स बहुत डिफरेंट हो जाता है। हाँ, साउथ में कुछ और पसंद आता है हाँ, और नॉर्थ में थोड़ा डिफरेंट पसंद आता है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा डिफरेंट डिजाइन पसंद आते हैं। तो इंडिया में भी पर्सपेक्टिव देखा जाए तो हर किसी का डिजाइन्स का चॉइस अलग अलग है एरिया वाइज। ठीक है, इसी तरह किसी भी कंट्री में आपका क्वालिटी और डिजाइन यही दो देखा जाता है कि पूरे अगर किड्सवेयर सेगमेंट में देखा जाए तो देखा जाता है कि प्रिंट्स कैसा है और उसके बाद में क्वालिटी कैसा है। ठीक है, उसके बाद में प्राइसिंग आ जाता है, आपका 3 ही सेगमेंट देखा जाता है। तो यही है, डिजाइन्स का डिफरेंशिएट है। ये वही चीज़ें हैं कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हम ट्रेंड्स और जो भी डिमांड होती है जोग्राफिकल वे में उसको पहले रिसर्च करते हैं, उसके बाद हमारी डिजाइनिंग टीम वो डिजाइंस डेवलप करती है। तो अगर कहीं हमें यूएई से कोई डिमांड आया तो हम दुबई के मार्केट के अकॉर्डिंग, उनके कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग हम पहले ट्रेंड देखते हैं कि क्या डेटा कहता है कि किस टाइप के डिजाइन, किस टाइप के प्रिंट्स, किस टाइप के कलर के कपड़े वहाँ पे ज़्यादा डिमांडिंग है और ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो हम वो प्रिंट्स डेवलप करते हैं सिर्फ पर्टिकुलरली उस मार्केट के लिए। तो बेसिकली वो ज्योग्राफिकल उस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ किस टाइप का डिमांड है और क्या बेच रहे हो, क्योंकि हर जगह का वेदर और सारी चीजें ही थोड़ी अलग होती हैं ना। जैसे यूएई के लिए आप मतलब समर विंटर का बना के कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मतलब विंटर दिखता नहीं है, हमेशा ये अगर प्लेजेंट भी रहता है अगर नवंबर दिसंबर में, और नहीं तो गर्मी रहता है, तो आप वहाँ के लिए नॉर्मल बना सकते हैं। आपको अगर यूरोप के लिए बनाना है तो फिर आपको विंटर पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा और ठंड के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ डिजाइनर कपड़े भी कुछ बड़े डिजाइनर्स को जोड़ने का प्लान है इन फ्यूचर कि कुछ बड़े डिजाइनर आए और डिजाइनर कपड़े बने, क्योंकि 5 साल के बच्चे भी शेरवानी पहनना भी पसंद करते हैं, कोई शादी हो गई, कोई फंक्शन हो गया, तो हम उनके लिए पार्टी वेयर भी रेडी करना है, कुछ इस तरह का प्लानिंग है? ऐसा एक ऑफर तो आया हुआ था, एक बहुत अच्छे ये है फैशन डिज़ाइनर है जो मतलब प्लान कर रहे थे एसोसिएट होने का, बट हमारा अभी ये है कि नीच पकड़ के चलना बिजनेस में ज़्यादा बेटर है कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए अगर सिर्फ किड्स में देखा जाए तो बहुत कुछ करने के लिए है।
अगर हम इसमें बहुत सारी चीज़, अगर डिज़ाइनर ला सकते हैं, शेरवानी ला सकते हैं, कुर्ता ला सकते हैं, ये बहुत चीज़ कर सकते हैं। बट अभी पर्टिकुलर एक टाइम के लिए हमारा जो मतलब अगर एक स्टार्टअप है तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम सेटअप करके चलते हैं। और इसमें अभी ये है कि नहीं, अभी जो चीज़ कैजुअल पे हम काम कर रहे हैं ये काफ़ी अच्छा है। इस चीज़ को हम थोड़ा और अभी ग्रो करेंगे, उसके बाद उस चीज़ पे प्लान कर सकते हैं कि किसी के साथ जुड़ के क्या किया जा सकता है। तो इसमें क्योंकि इतने कम उम्र के छोटे बच्चे फीडबैक तो नहीं दे सकते, है ना, उनको तो पता ही नहीं है, उनको जो पेरेंट्स ने पहना दिया वो उन्होंने खुश होकर के पहन लिया। तो मतलब किस तरह का फीडबैक आपको, जो पेरेंट्स के अलावा और भी किस तरह की रिसर्च या किस तरह का आप लोग सारी चीजें तो करते इस हैं पे कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ यस कि एक बिल्कुल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप फ्लाइट में आप बच्चों के साथ कहीं आप ट्रेवल कर रहे हो, हाँ आपके अगर बगल वाली सीट पे कोई बच्चा है तो रोता बहुत है, हाँ आपको इरिटेशन होती होगी हाँ कई काफ़ी टाइम, मतलब बीइंग एन एडल्ट हमें काफ़ी इरिटेशन होती है जब पूरी हाँ फ्लाइट में बच्चा रोता रहता है। वो क्यों रोता है किसी ने कभी सोचा नहीं। एक्चुअली फ्लाइट में एयर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है एक हाइट के ऊपर कि हमारे कानों में दर्द होता है। तो आप बच्चे के सोचो कितना पेन हो रहा होगा, बट बच्चा बोल नहीं सकता क्योंकि वो बता नहीं सकता अपनी माँ को, तो वो चिल्ला के बताता है, वो रो के बताता है। तो पेरेंट्स को भी समहाउ एक सर्टेन पीरियड के बाद वो समझ में आने लगता है कि बच्चे का ये इंडिकेशन है, इसको ये प्रॉब्लम है। तो बच्चों का बेसिकली यही है कि वो बता नहीं पाते हैं, वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, वो अनकंफर्टेबल होते हैं। बेस सिमिलर चीज़ कपड़ों में भी होता है। अगर उनको कोई रैशेस है, ठीक है, वो पेरेंट्स देख ले रहे हैं, अगर बच्चों का कपड़ा स्ट्रेचेबल नहीं है, ठीक है, तो चीख के, चिल्ला के, रो के बताते हैं। सिमिलर वही केस है हमारे सेगमेंट में भी। अगर किडबी का कपड़ा है तो कंफर्टेबल है, पूरा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हमारा कपड़ा जो डिजाइन होता है ना, वो टेक्सटाइल इंजीनियर कितना इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी थे, कितना जीएसएम होना चाहिए, कितनी इलास्टिसिटी होनी चाहिए कपड़े में कि बच्चा अपना हैंड मूवमेंट कर सकता है इजीली, अपने लेग्स को मूव कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को लेके हम अपने पर प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। तो जब बच्चा कंफर्टेबल होता है तो पेरेंट्स को अपने आप लगता है कि हाँ एक स्माइलिंग फेस होता है। हम अपने पेरेंट्स से कहते भी हैं, कस्टमर से, कि आप अपने बच्चों की फोटो अपलोड करो, इंस्टाग्राम पे अपलोड करो, सोशल मीडिया पे अपलोड करो, हमें टैग करो, हम फीचर करेंगे। तो उसमें हर बच्चे की फोटो एक हमेशा स्माइलिंग फेस पे होती है, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। तो वहां से हमें एक वैलिडेशन मिलता है कि हाँ हमारा कपड़ा जो है वो उनके लिए कंफर्टेबल है। किडबी का असर है। किड भी का असर है, हम उनकी लाइफ को कंफर्टेबल बना रहे हैं। क्योंकि जैसा हुसैन ने कहा कि अभी हम डिजाइनर पे नहीं, हम सिर्फ कंफर्टेबल लाइन ऑफ क्लोथिंग बना रहे हैं, है ना, कि जो बच्चे डेली लाइफ में अपने पहन सकते हैं। क्योंकि आप देखो डिजाइनर कपड़े आप किसी इवेंट में जा रहे हो वहां पहन के उसके बाद उसका यूज खत्म है, उसके बाद उसका यूज बट कंफर्टेबल कपड़े हो आप दिन में मैक्सिमम टाइम पहनते हो, है ना। तो ये हमारा एक वो फोकस होता है कि कस्टमर्स जो फीडबैक देते ही देते हैं, बट बच्चों की जो स्माइल होती है ना, वो हमें एक बहुत बड़ा वैलिडेशन देती है कि हाँ हमारा कपड़ा सच में काम कर रहा है। ब्यूटीफुल। तो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स मार्केट में, या फिर आप ही लोग ये काम कर रहे हैं अभी इंडिया में? इंडिया में देखा जाए तो अभी फिलहाल हम है। वेरी नाइस। अगर डायरेक्ट बैम्बू तो में, आपका कहना है कि अभी कोई और नहीं बना रहा है बैम्बू? नहीं, बैम्बू में ब्रांड कोई अवेलेबल नहीं है। पर हाँ, हमें देखने के बाद में कुछ लोगों ने क्या किया हुआ है कि वही चाइना से प्रोडक्ट लाकर अभी वो सेल आउट कर रहे हैं। पर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कोई नहीं है अभी इंडिया में। कॉपी कैट्स देखिए, अगर आप कोई अच्छा बिजनेस बनाते हो तो आपके पीछे पीछे कॉपी कैट्स आते हैं, बट वही है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज किडबी के पास है। किडबी बैम्बू प्लांट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कि बैम्बू प्लांट बेस्ड कपड़े बनाता है। और अगर बात करते हैं कि इंडिया में, तो इंडिया में आप देखोगे कोई स्टैब्लिश्ड किड्सवेयर ब्रांड नहीं है, कोई भी नहीं है। सारे एडल्ट सेक्शन को भी बनाते हैं, वुमेन्स के लिए भी बनाते हैं, तो एक छोटा सा पार्ट किड्सवेयर को भी देते हैं। तो हमारा विजन यही शुरू से रहा है कि हम किड्सवेयर को के इंडस्ट्री में किडबी एक स्टैब्लिश ब्रांड बनाए, जो मतलब इंडिया का पहला ब्रांड हो किडबी। इंडिया बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। अगर आप देखेंगे ना कि मतलब कोई इंस्टा पे भी बेच रहा है, कोई फेसबुक पे बेच रहा है, रोड साइड में भी बेच रहा है, ठेला पे भी बेच रहा है, ठीक है। उस बीच में आपको आके एक नीश करके एक ब्रांड बिल्ड करना बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर सोसाइटी में आजकल सोसाइटी में भी लोग बेचने लगे हैं, ठीक है, एक लेडी लाती हैं और अपने अगल बगल में सबको बेच देती हैं, तो वो भी है। तो उस बीच में आपको लाकर एक ब्रांड इस्टेब्लिश करना मार्केट में, लोगों को बताना, लोगों को दिखाना, तो उस पर काफ़ी फोकस्ड मेहनत लगती है। एक बहुत अच्छी टीम चाहिए जो आपके साथ में काम कर रहा हो, इस चीज़ को समझा रहा हो। एक मार्केटिंग जो लोगों को हमेशा समझाने की कोशिश कर रहा हो आप कितना खर्चा कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ब्रांडिंग बिल्ड करना बहुत लंबा समय का गेम अब है। वही है ना कि इस भीड़ में आपको अलग रहना है, आपको कस्टमर्स तक पहुंचना है। इंडिया रन्स ऑन इमोशंस। तो हम क्या करते हैं, हम इमोशन पहुंचाते हैं अपने कस्टमर्स के पास कि ये देखिए ये बच्चा हंसता हुआ है, ये नॉर्मल कपड़ों में चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, किडबी के कपड़ों में कंफर्टेबल रहता है, आप लोगों को एक हिडन रेसिपी हाथ लग गई है। हिडन रेसिपी क्या है? नहीं, हिडन रेसिपी मतलब हमने एक चीज़ देखा है कि पेरेंट्स को जब आप प्रोडक्ट अच्छा देते हो ना, एक फैमिली थी जहाँ तक मुझे याद है, पहले वो मतलब इंडिया में ऑर्डर किया उन्होंने, फिर बाद में जाके वो हांगकांग शिफ्ट हो गए।
तो उन्होंने वहाँ से कॉल करके उन्होंने यहाँ से ड्रेसेस ऑर्डर करके हमसे मंगाए थे, तो उनको तो डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा पड़ गया, जहाँ तक कपड़े का तो कोई प्राइस ही नहीं लगा हुआ था। तो जब अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा होता है, लोग आपको पसंद करते हैं, तो फिर ठीक है। रेवेन्यू पे बात कर सकते हैं हाँ हम हाँ लोग जी, कुछ? क्यों नहीं, तो मैं आराम से। जानना चाहूंगी कि रेवेन्यू किस तरह से, क्या है, कितना है, देखिए जब और अब तक का जो इन्वेस्ट फंडिंग वगैरह है, थोड़ा उस पर भी मतलब बताइए किस तरह से 3 फंडिंग रहा। एस्पेक्ट में करता हूँ। पहला, बहुत लीन टीम है। हम दोनों ने और हमारे साथ हमारी फाउंडिंग मेंबर है अंकिता, जिन्होंने हमारे साथ में कंपनी, जब हम पहली टीम बिल्ड कर रहे थे तो अंकिता ने हमारे साथ में ज्वाइन किया था और उन्होंने हमने साथ में बनाया कंपनी। तो जब हम टीम बिल्ड कर रहे थे तो उनका ये था कि कम टीम बिल्ड करेंगे, अच्छे लोगों लाएंगे, जो कि एक अगर 2 लोगों का भी काम कर ले या अलग अलग चीज़ें भी कर दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत लोगों को हायरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर को दिखाना है और फिर फायर कर देना है, तो ऐसा कुछ गेम नहीं करेंगे जिससे मतलब किसी के करियर के साथ नहीं खेलना है। तो हमने टीम हमेशा कम रखा है, आज भी हम 14-15 लोगों की टीम पे हैं, इतना रखा है। नंबर्स पे अगर हम देखें तो जब स्टार्ट किया अक्टूबर से, तो पहला फाइनेंशियल ईयर क्लोज किया था तो हमने अराउंड 1 करोड़ का सेल किया था 4-5 महीने में। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने सेल्स किया था अराउंड 8.5 से 9 करोड़ का, और इस साल हम क्लोज करेंगे अराउंड 30 करोड़ का। वाह। हम वैल्यूएशंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, हम रेवेन्यू पे हम बात करते हैं। इन्वेस्टर्स को भी जब हम बताते हैं कि ठीक है हम रेवेन्यू इतना कर रहे हैं, अब अगर फंड रेस अगर अभी तक हमारा कितना हुआ है तो अराउंड हमने 1.5 मिलियन तक का पूरा फंड रेस हो चुका है, जो एक हम बहुत ही कम फंड रेस करते हैं। फंड रेस पे भी हम जब निकलते हैं तब लगता है कि हाँ अब और आगे बढ़ना है, और मतलब और प्रोग्रेसिव चाहिए और अमाउंट को इन्फ्यूज़ करना है। नहीं तो बहुत ज़्यादा फंड ला के क्या होता है कि फंड लाइए, फिर आप इन्वेस्टर्स का प्रेशर आ रहा है हाँ, कि नंबर्स बिल्कुल, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल। क्यों नहीं ट्रेंड हो हो रहा जाता है ना है, कि फिर आपको फंडिंग उसमें उठानी आप है। गलती कर बैठते हो। हम्म। उसमें आप बहुत गलती कर बैठते हो कि अरे मतलब जल्दी रिपोर्ट देना है, जल्दी जल्दी ग्रो करना है, ठीक है, और बहुत गलतियां होने लगती है। हमारा ये है कि जितने भी तक इन्वेस्टर है फ़ोन पे सब रहते हैं तो अगर किसी को पूछना है तो फ़ोन पे पूछ लीजिए, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो पाएगा, मतलब 10 लोगों को हायरिंग नहीं कर सकते हैं, मार्केटिंग में उतना खर्चा करो, नहीं करेंगे। तो ये रहता है कि ठीक है, वो बहुत ही सपोर्टिव गाइड करते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। साथ में प्रॉपर एक 15 लोगों की टीम है, फंडिंग ठीक है, अमाउंट से अच्छा चल रहा है, और बहुत ही छोटे अमाउंट के साथ में बहुत ही अच्छी कंपनी हमने बिल्ड कर दी है, बहुत ही अच्छा रेवेन्यू, अच्छी ब्रांडिंग, और बहुत ही अच्छा चल रहा है मार्केट में। मतलब 30 करोड़ की रेवेन्यू पे पहुंचना एक स्टार्टअप्स के लिए, वो भी सिर्फ 2 सालों में, क्योंकि किडबी को स्टार्ट हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं। बिल्कुल। तो उस जर्नी तक पहुंचने के लिए ऑब्वियसली एक टीम की ज़रूरत होती है। तो हमारी जो टीम है बहुत ही यंग और इनोवेटिव टीम है। हमने टॉप इंस्टीट्यूट से हायर किए हैं, स्मॉल टाउन के हमने बच्चों को हायर किया है। अभी जैसा कि हुसैन बता रहे थे अंकिता के बारे में, तो अंकिता को हमने एज एन एम्प्लॉय हायर किया था, जो बच्चों को हमारे सारी टीम को संभालती थी, वो एचआर का काम करती थी। तो किसी भी ऑफिस के लिए कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा कल्चर शुरू से रहा है बहुत ही फ्रेंडली ओपन कल्चर है। हम कभी केबिन में नहीं बैठते ऑफिस में, हम अपनी पूरी टीम के साथ बैठते हैं। डेली हम अपना पूरा 10 घंटे भी अगर ऑफिस में होते हैं, हम सबके साथ इन्वॉल्व रहते हैं कि क्या चल रहा है, अच्छा ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। तो अंकिता ने हमें जब हमने किडबी स्टार्ट करा था उस टाइम से हमारे साथ जुड़ी रही, और आज तक का हमने उनको रिवॉर्ड दिया कि हमने उनको प्रमोट करा, हमने उनको फाउंडिंग मेंबर बनाया किडबी का, हमने उनको कंपनी के शेयर्स दिए। तो आपको आपका ये दायित्व बनता है एज ए फाउंडर कि अगर कोई आपको स्टार्टिंग से सपोर्ट कर रहा है, कोई भी एम्प्लॉय हो या कोई टीम मेंबर हो, ठीक है, तो आपको भी उसको रिवॉर्ड करना चाहिए उनके एफर्ट्स के लिए। तो टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा है किडबी को एक सक्सेसफुल कंपनी बनाने में। हालांकि हुसैन ने वैल्यूएशन की बात नहीं करी, लेकिन फिर भी एक रफली फिगर हम बताएं तो हम 100 करोड़ प्लस ब्रांड है अभी सिर्फ 2 सालों में। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हमारी टीम के लिए भी है। देखिए बेसिकली कंपनी कल्चर पे बिल्ड होती है, तो कल्चर बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बिल्ड कर रहे हो वहाँ पर आपका। अब जैसे कि हम फाउंडर्स है, ठीक है, अब कई जगह ऐसे है कि फाउंडर्स ने बोल दिया डिसीजन खत्म, उस चीज़ को ये कर दो। मैं मानूंगा कि 70-80% तो हमारे बात को टीम नो बोल देती है हाँ, कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं ही कई बार बोलता हूँ टीम के नो बोलने को आप लोग किस तरह से बहुत बढ़िया, मतलब अगर वो जब बोलता है तब हम बहुत खुश होते हैं। हमें कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा इस फील्ड का नॉलेज इनको ज्यादा है। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि हमने इसीलिए उनको रखा हुआ है कि हमसे ज्यादा तुम इस फील्ड की नॉलेज रखते हो।
तो हमारा ये भी एक कल्चर है कि कोई भी अगर डिसीजन लेना होता है तो हम उस फील्ड के सबसे अपना एक सजेशन लेते हैं कि अच्छा ये करना चाहिए। तो कि सबका अपना एक थिंकिंग पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है, तो कोई कुछ आइडियाज देता है, कोई कुछ आइडियाज देता है, उन सबको कंक्लूड करके फिर हम फाइनल डिसीजन लेते हैं। नहीं, ईगो नहीं आनी चाहिए ना टीम में। मतलब अगर देखिए ठीक है आप फाउंडर है, बट बेटर ये कि अगर आपकी टीम बता रही है कि अगर ये चीज़ नहीं हो सकती है, ठीक है, और अगर इसको ऐसे करेंगे तो गलती हो जाएगी और ब्रांड पे हैम्पर आ सकता है, तो आप मत करिए, ठीक है। कई बार लगता है कि हम सही है, कई बार हम गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर इतने लोग अगर बोल रहे हैं कि नहीं सर ऐसे नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ों को हम फोकस में रखते हैं। एक एक टीम मेंबर मतलब ऐसे है कि ऊपर पूरा फ्रेंडली है, ठीक है, काम में पूरा फ्रेंडली कि ऐसा किया जा सकता है, ये चीज़ प्रोडक्ट लाया जा सकता है, ये प्रोडक्ट नहीं लाया जा सकता है मार्केट में, मार्केटिंग ऐसे हो सकती है, इस चीज़ हो सकता है। इनफैक्ट अगर मैं कई बार अगर ये हो जाऊँ कि ऐसा करते हैं, इसको हायरिंग कर लेते हैं ऐसे सैलरी, नहीं अंकिता की तरफ से आएगा कि नहीं ज़्यादा लोगों को हायर करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलरली उस पॉइंट पे आते हैं, उसको हायर करते हैं, ठीक है, और उस तरह से बिल्ड करते हैं। तो एक एक लोगों को हायर कर करके मतलब ऐसा टीम बनाया कि हाँ मतलब पूरे सपोर्ट में है, कि बहुत बढ़िया टीम है, सब साथ में है। अच्छा, कितने लोग होंगे लगभग पूरा ओवरऑल? 15। 15। हाँ। और 15 लोगों में 100 CR देखिए वैल्यूएशन है कंपनी का। आप वेरी नाइस। पता नहीं मतलब यहाँ पर लगता है लोग मतलब कई एक जैसे कि कई इन्वेस्टर्स भी होते हैं, तो उनका भी रहता है कि और टीम हायर करो और बड़ा बना। हाँ। समझ में नहीं आता। अगर आप देखेंगे, अगर व्हाट्सएप जो था कितना 50-55 लोगों की टीम थी, बिलियन डॉलर में बिका था, ठीक है। तो कोई जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ी टीम होनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। आप इतनी टीम रखो ना कि जितना से काम चल रहा है, ठीक है, और काम बढ़िया बन रहा है, कम पड़ रहा है, एक लोगों को और लाओ, 2 लोगों को और लाओ, ठीक है। ये जो हमारे 15 लोग हैं एक्चुअली में 30 लोगों का काम करते हैं। हाँ। ये उतने ही टैलेंटेड है, ये हमारे साथ साथ ग्रो हुए हैं। उसमें से मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो फ्रेशर्स हैं, उनको हमने अपने साथ ही सिखाया है, अपने साथ काम करना सिखाया। आज के टाइम पे वो बिल्कुल ही एक्सपर्ट हो चुके हैं इस फील्ड को लेके, किड्सवेयर सेगमेंट को लेके, है ना। तो ये जो बच्चे हैं वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं। जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं। मतलब अगर आज के डेट में अगर हम बाहर कंपनी के ग्रोथ के पर्पस में अगर हम बाहर निकलते हैं तो पीछे वो सारे फंक्शनैलिटीज को वो पूरा अच्छे से चलाते हैं। तो इस चीज़ पे हमें लगता है कि हाँ, एक 0 से 100 तक का सफ़र हमने चालू कर लिया। अब 100 से 1000 के लिए हो सकता है हमें टीम की ज़रूरत पड़ेगी आगे, तो वो आगे का हमारा जर्नी रहेगा कि उसमें हम और कुछ लोगों को अपने जर्नी के साथ जोड़ना चाहेंगे कि और आगे ले जाया जा सके। कि अब 0 से 100 तक की जर्नी पूरी हो चुकी है, अब 100 से 1000 तक जाना है, तो उसमें और लोगों का सपोर्ट लगेगा। ब्रिलियंट। क्योंकि मैंने भी कई बार देखा है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, जब वो अपना फंडिंग लेते हैं तो उनका फंडिंग लेते ही सबसे पहले ये होता है कि आप टीम बड़ी कर दो, लोगों को ले आओ, और लोग तो आ जाते हैं लेकिन स्टार्टअप नहीं कुछ ऊपर जा पाता है, जिसकी वजह से या तो बंद हो जाता है या फायरिंग शुरू हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि फोकस्ड रहें हम। मतलब टीम बढ़ाने से कुछ ऐसा कोई असर नहीं पड़ जाता है अगर पुरानी टीम के साथ ही चीज़ें ठीक चल रही हैं तो। कई इन्वेस्टर जो होते हैं, मतलब मुझे मिले कई इन्वेस्टर, पता नहीं किसी को मिलेगी नहीं। अब किसी इन्वेस्टर का रहता है कि ठीक है मैं इतना पैसा इन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, तुम एक काम करो, टीम बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं सर हम नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है मैं पैसा नहीं दूंगा, मत दीजिए, ठीक है। अगर आपका अगर क्योंकि कई लोग आ रहे हैं कि आपको ये सेटअप करना पड़ेगा, चाहे आपको ऐसा करवाना पड़ेगा ऑफिस को, तब हम पैसा डालेंगे। क्या जरूरत है कि ऑफिस को मतलब सुपर लग्जरी बनाना है, मतलब ये करना है। अब जो चीज़ अभी हमें जरूरत ही नहीं है, तो उस चीज़ के लिए हम पैसा क्यों इन्फ्यूज़ करें। और आप जो पैसा दे रहे हो उस चीज़ को मैं बेटर पर्पस के लिए यूज़ कर सकता हूँ, मार्केटिंग में कर सकता हूँ, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कर सकता हूँ, R&D कर सकता हूँ, ठीक है। और आप देखो ना कि फंडिंग को इतना ग्लैमरस कर दिया गया है कि मुझे लगता है कि जब फाउंडर्स फंडिंग उठाता है, काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद तो फंडिंग मिलती है। फंडिंग लेने के बाद अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो कि आप ऑफिस लग्जरी ले रहे हो, ठीक है, आप टीम बढ़ा ले रहे हो अननेसेसरी, जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, उसी टाइप के फाउंडर्स फेल होते हैं। आप देखो कि बिलियन डॉलर कंपनियां बंद होने वाली हैं, ठीक है, तो बंद हो रही हैं। जो फाउंडर स्ट्रगल करते हैं तो वो अपने खर्चों को एक्चुअली में वो फोकस नहीं बना पाते हैं कि क्या करना है उनको लाइफ में। पैसा आ जाता है तो उनको लगता है कि ठीक है अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं, बट एक्चुअली में ज़्यादा पैसा जितना आता है ना, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। उसको फिर टैकल करना, आपको एक फोकस वे में कंपनी बनाना, वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। कोई इन्वेस्टर पैसा डाल रहा है, मतलब वो आप पे भरोसा करके अपना पैसा आपको दे रहा है, तो आपको कहीं ज़्यादा उनको रिटर्न करना है, ठीक है। तो आप पे तो और प्रेशर बढ़ जा रहा है कि ओके, ठीक है। इन्वेस्टर्स के रात को 2-2 बजे कॉल आ रहे हैं कि क्या प्रोग्रेस चल रहा है, ठीक है, कैसे चल रहा है, 1-1 12 से 2 बजे तक मीटिंग चल रहा है।
फंड रेज करना बहुत डिफिकल्ट है। अभी अगर मार्केट में देखा तो इतना इजी भी नहीं है जितना दिखता है कि एक कंपनी बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया, पैसा आ गया, मजे कर रहे हो, ऐसा नहीं है। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आप किसी का पैसा ले रहे हो, उसको आपको डबल करना है, ट्रिपल करना है, उनको आपको रिटर्न देना है, ठीक है। तो आप पे ना एक हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी बना हुआ है, सर पे आप पे बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी का पैसा आ गया तो मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपनी सैलरी हाई है, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमें फंड आने के बाद में भी हमने बहुत समय तक हमने सैलरी नहीं ली। हमें कहा कि अभी अभी नहीं ले सकते, क्योंकि अभी कंपनी का और रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आया हुआ था कि जहाँ से हम पैसे ले सकते हैं। जब हमें लगा कि ठीक, अब रेवेन्यू आ गया है, अब हमें इतना सैलरी लेना चाहिए जिससे हमारा घर का खर्चा और हमारे आने जाने की ट्रैवलिंग मेंटेन हो सके, तब हमने एक बहुत छोटा अमाउंट हमने लेना शुरू किया कि ठीक है। फिर हमें जैसे जैसे लगा कि ये ग्रो कर रहे हैं, आज तक इतना अच्छा ये रहा है कि जो जितने इन्वेस्टर्स है उन्होंने कभी ये किया नहीं कि हाँ इतना ले रहे हो, ठीक है, बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि उनको वो देख रहे हैं कि हम जितना जैसे जैसे हम ले रहे हो वैसे ग्रो कर रहे हैं, उस तरह से हम अपनी सैलरी को इंक्रीज कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी फाउंडर के लिए देखिए उसका सबसे पहला धर्म होता है, हर फाउंडर का पहला धर्म है उसकी कंपनी। उसके बाद आपकी टीम आती है, कस्टमर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, सबसे लास्ट में फाउंडर अपने आप को रखता है। सेम मॉडल हम फॉलो करते हैं, सबसे लास्ट में खुद को रखते हैं कि अगर कुछ बच गया ठीक है, फिर वो हमारी सैलरी में कंट्रीब्यूट होता है। उससे पहले हम सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं कि हाँ हमारा पहला धर्म है कंपनी को चलाना, कंपनी को बनाना, एक एस्टेब्लिश ब्रांड बनाना, है ना। तो उस विजन के साथ हम काम करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे एम्प्लॉयज भी हैं आप लोगों के पास जो फाउंडर से ज्यादा सैलरी ले रहे हैं? फाउंडर से ज्यादा तो ले रहे थे ठीक है, हाँ फाउंडर से ज्यादा मतलब 2-3 लोग थे। देखिए जिनके अंदर काबिलियत होती है हम उनको बेझिझक पे करते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपके पास कोई टैलेंट है, अगर आप पे नहीं कर रहे हो तो सामने वाला कोई दूसरा उसको ले जाएगा। तो किसी की स्किल्स को, किसी के टैलेंट को रिवॉर्ड करना वो हमें बखूबी आता है, तो वो हम बिल्कुल करते हैं। हमने कुछ लोगों जो हमारे साथ काम कर रहे थे, तो जब हमारे साथ थे तो उनको काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर आ रहे थे। तो उसमें तो हमने उनको कहा कि देखो अभी तो पैसे नहीं है उतने कि हम दे पाएंगे, पर थोड़ा दिन और इंतज़ार कर लो, ठीक है, हम पैसे लाएंगे और तुमको वो जो उतना दे रहे हैं उतना ही शायद हम दे देंगे। तो ये था कि उनका वो वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम आपके साथ ही हैं, आप आराम से ले आओ, ठीक है, आराम से फंडिंग उठाओ, हम आपके साथ काम करेंगे, हम ले लेंगे। तो ये था कि टीम का ट्रस्ट भी था साथ में कि हाँ कर रहे हैं हम। ये तभी आता है कि जब आप एक अच्छा कल्चर डेवलप करते हो, तभी वो टीम आपके ऊपर ट्रस्ट करती है। एज ए फाउंडर हमें भी लगता है कि हाँ हमारी टीम हम पे आंख बंद करके ट्रस्ट कर रही है कि उनके पास, क्योंकि आज के डेट में हर एम्प्लॉयज़ के लिए बेहतर यही होता है कि उनको अच्छी सैलरीज मिल रही हैं। अगर कोई सामने वाला हमारी कंपनी से ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं तो नॉर्मली एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं कि वो स्विच कर लेते हैं। बट हमारी टीम शुरू से जुड़ी रही। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि वो हमारे स्ट्रगलिंग पीरियड से हमारे साथ हैं, तो उनको एक लगाव भी हो गया है कि हाँ हमारे फाउंडर्स ने उस फेज से लेके यहाँ तक कंपनी बनाई है, तो ज़रूर इनमें कोई बात है। तो उसी हिसाब से फिर हम उनको रिवार्ड भी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने अपना एक फंडिंग लिया था, तो नेक्स्ट फंडिंग का क्या सीन है, मतलब कब तक उसको स्टार्ट कर रहे हैं? यस। और क्या देंगे क्या आप इन्वेस्टर को, उसमें नया क्या देने का सोचा है? जैसे कि पहला ये फंडिंग तो अभी हमने एक छोटा सा फंडिंग था $1 मिलियन का जो हमने क्लोज किया है। काफ़ी 2-3 इन्वेस्टर्स, अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स आए हैं, बहुत ही नामी हैं लोग। अब हमारा प्लान है कि हम एक अच्छा राउंड करेंगे इसके बाद में, जो कि अभी जो हमारे साथ में बहुत 2 साल से जो इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं, पहले तो उनको रिटर्न्स जाएंगे कई सारे, उसके बाद में कंपनीज़ को भी। कंपनी देखिए फंडिंग ऐसा है ना कि अमाउंट आप डालते जाएंगे, आपका जितना ज़्यादा अमाउंट डालेंगे उतना ग्रोथ पे आपका फोकस्ड रहेगा, ठीक है। हमने सिर्फ फंडिंग ही नहीं, कंपनी के लिए हमने एक सेगमेंट क्रिएट किया है, हमने एडवाइजरी बोर्ड बनाई है जिसमें हम टॉप मोस्ट पीपल को लाकर हमने रखा हुआ है, जो कि हमारे लेवल की कंपनी पे जल्दी नहीं आते थे, ठीक है। बट अब हमें ऐसे हैं कि इंडिया के टॉप मोस्ट लॉ फॉर्म के फाउंडर्स हमारे बोर्ड पे हैं, जो कि इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनीज के बोर्ड पे रहते हैं, वो हमारे साथ हमारे बोर्ड पे हैं। बहुत ही अच्छी लेडी है एक, अन्विता वाशने, उन्होंने बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बिल्ड की थी, वो हमारी ई कॉमर्स की एडवाइज़र है, हमें बताती हैं। एक रिनॉन्ड लिस्टेड कंपनी के CEO हैं जो कि हमें गाइड करते हैं कि ड्रेसेस और ये सब कैसे बनने चाहिए। तो हमने एक बोर्ड ऑफ एडवाइजरी बनाई है जहाँ पर, क्योंकि कंपनी में गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे गवर्न करके चल रहे हो। पैसा तो आ रहा है, पैसे के साथ में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको एक प्रॉपर एडवाइस चाहिए कि आपका पैसा कहाँ लगना चाहिए, आपको एक कंपनी का सेफ्टी सिक्योरिटी भी होना चाहिए। तो गवर्नेंस हमने बहुत मेजर करके रखा हुआ है, लॉन्ग टर्म में वो काम आएगा। सारे चीज़ों पे
इसी तरह काम कर रहे हैं। नेक्स्ट फंडिंग रेस अब हम करेंगे, थोड़ा टाइम अभी लगेगा क्योंकि 2-3 महीने बाद स्टार्ट करेंगे जब फाइनेंशियल क्लोज हो जाएगा, तो एक अच्छे अमाउंट की तरफ कुछ इन्वेस्टर्स से ऑलरेडी बात चल रही है। तो उसमें क्या पिच क्या होगा, मतलब टीम को बड़ा करना है, मार्केट बड़ा करना है, या प्रोडक्ट में कुछ नए कुछ प्रोडक्ट्स लाने, मतलब क्या पिच क्या होगा? बहुत बेसिक सा क्राइटेरिया है कि क्योंकि हाँ, अब बहुत सही बात है कि जब आप इन्वेस्टर्स के पास पैसे मांगने जाते हो तो आप उनको कुछ स्टोरी सुनाते हो। बिल्कुल। कि ये हमने ब्रांड इस लेवल तक पहुंचा दिया, ठीक है, लेट से हम 0 से 100 तक आ गए हैं, तो अब 100 से 1000 तक जाने के लिए हमें कुछ इतने सर्टेन अमाउंट की जरूरत है। क्योंकि आप देखो कि अगर कोई भी कंपनी आप बनाते हो तो उसकी ग्रोथ के लिए आपको पैसे लगते हैं, उनकी मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में, कपड़ों में वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है अच्छा खासा। तो ये सारी चीज़ें हम इन्वेस्टर्स को पिच करने वाले हैं। हमारा विजन है, अभी हम इंडिया के 30 ऑफलाइन स्टोर्स हैं हमारे पास, तो हमारा विजन है कि अगले 1 साल तक हम 200 स्टोर्स तक जाएंगे जो कि प्रीमियम हॉस्पिटल्स में रहने वाले हैं बच्चों के। इसके साथ साथ हमारा ऑनलाइन पे और फोकस बढ़ेगा। अभी हम 15,476 पिन कोड्स पे डिलीवर कर चुके हैं, 15 लाख कस्टमर्स को हमने सर्व किया हुआ है। तो हमारा वही टारगेट है कि हम और इसको ज़्यादा बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँचे, तो उसके लिए ऑब्वियसली एक अच्छा अमाउंट ऑफ फंडिंग चाहिए होता है। तो वो एक स्टोरी लाइन हम लेके जाएंगे। सेल्स और मार्केटिंग पे जो खर्चे होते हैं, सेल्स और मार्केटिंग पे, और आपको साथ साथ में अच्छी टीम भी ग्रो करती रहे और अच्छे लोग और जुड़ते रहे आपके साथ में, जिसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो और काफ़ी चीज़ों को आगे लेके जा सके, तो वो फोकस रहेगा हमारा। क्योंकि अभी क्या, मतलब अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करते हैं स्टार्टअप्स को लेकर के या फंडिंग को लेकर के, तो तब मतलब कंपनी का वैल्यूएशन क्या है इस पे चीज़ें निर्भर करती थी। अभी रेवेन्यू क्या है, हाँ, है ना? अभी इन्वेस्टर पूछते हैं कि भाई रेवेन्यू क्या है, बिजनेस ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो, पैसा बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, हम तो देते जाएंगे, है ना? तो इसलिए अभी इन्वेस्टर से पैसा निकालना मुश्किल तो है, और रेवेन्यू मॉडल तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब मेन फोकस तो मुझे भी ऐसा लगता है कि रेवेन्यू पर ही, ग्रोथ पर होना चाहिए। ग्रोथ पे होना चाहिए। पहले हमें लगता है कि हमें कुछ 4 साल पहले चालू कर लिया होता तो इन्वेस्टर से कुछ भी पैसे मांग लेते हो, दे देते, बट अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टर बहुत देखते हैं किसको पैसे डाल रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्या है, सेल्स क्या है, कैसे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इन्वेस्टर का नज़र हर जगह पे है। मतलब क्या लगता है इसके पीछे जो कुछ ऐसे स्टार्टअप्स जिन्होंने मतलब आए मार्केट में, पैसा कमाया और निकल गए कुछ ना कुछ, क्योंकि देखिए हर जगह अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, है ना, हर इंडस्ट्री में जब पैसा डूबता है तभी। हाँ, तो स्टार्टअप्स में भी बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स आए हैं जो शुरू हुए हैं बड़े धूमधाम से, शोरगुल से, लेकिन फाउंडर्स का पहले से ये था कि नहीं भाई इसमें से पैसा अपना निकालना है, कुछ वेंडर्स को दिखा करके, घपला करके अपना निकल जाएंगे चुपचाप, क्योंकि यहाँ पैसा तो देना है नहीं इन्वेस्टर को जब हम खुद ही लॉस में दिखा देंगे अपने आप को। तो इस चीज ने, मतलब वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो इन लोगों ने मतलब मार्केट में इमेज तो खराब किया है कि अब इसलिए इन्वेस्टर बहुत सोचने लगा है कि पैसा लगाना है तो मतलब पूरा छानबीन कर लेना है उसको। बिल्कुल, ट्रस्ट फैक्टर बहुत डैमेज हो जाता है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हुसैन बात कर रहे थे गवर्नेंस की, तो एक स्टार्टअप के लिए गवर्नेंस बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक फाउंडर अपनी लिमिट में रह के चीज़ों को मैनेज कर रहा है, ठीक है। आप किसी से फंडिंग रेज कर रहे हो तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एक कंपनी बना रहे हो, आप जब तक कंपनी आपकी है, जब तक आप बूटस्ट्रैप्ड हो, आप कोई फंडिंग नहीं लेते हो, जैसे ही आप फंडिंग ले लेते हो ना, तो वो आपकी कंपनी नहीं रह गई, वो उन सारे इन्वेस्टर्स की कंपनी हो गई है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ट्रांसपेरेंसी कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर हमारा है कि एवरी मंथ एंड में हर इन्वेस्टर्स को रिपोर्ट पहुंच जाता है कि सेल्स कैसा था, ग्रोथ कैसा था, मार्केटिंग क्या खर्चे किए हमने, कहाँ पर सैलरी में कितना खर्चे किए। तो आज के डेट में हर बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी ये चीज़ चालू कर चुका है कि MIS फॉरवर्ड करना है इन्वेस्टर्स को, वो खुद ही आगे से मांगना शुरू कर देते हैं, ठीक है, रिपोर्ट देखते हैं, अगर अच्छा उसमें कुछ चेंजेस है या कुछ कमी है तो मीटिंग होती है इन्वेस्टर के साथ में, जहाँ पर आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं और चीज़ों में कमी और बेसी है जो भी है तो उस चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। तो अब चेंजेस तो आए हैं मार्केट में, और पिछले 1-2 सालों से कोविड के बाद से मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा डिसरप्शन आया है। एक स्टार्टअप का आपको टर्म बताता हूँ, फंडिंग विंटर, काफी सुनने को मिला हुआ है पिछले 2 सालों में कि फंडिंग विंटर चल रहा है, कंपनीज को फंडिंग नहीं मिल रही है। हालांकि जो अच्छी कंपनियां हैं जैसे किडबी है, तो हमें फंडिंग रेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जो स्ट्रगलिंग कंपनी है, जो ग्रोथ नहीं दिखा पा रही हैं, जो रेवेन्यू नहीं कर पा रही हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंच नहीं पा रही हैं, उनको फंड रेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि वो ट्रस्ट फैक्टर भी होता है कि आपका हो सकता है आपका ब्रांड सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है कि जिसपे इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आता है जिससे वो आगे इन्वेस्ट कर सकें। स्वप्निल, क्योंकि आप सेल्स और मार्केटिंग देख रहे हैं किडबी का, तो मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा कारगर तरीका कौन सा है कस्टमर तक पहुंचने का? क्योंकि
जैसे हमारे पास कोई आइडिया आया तो हमने कहा कि कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कैसे जाएंगे मार्केट में, ठीक है, इंस्टाग्राम पे चले गए, लिंक्डइन पे चले गए, फेसबुक पे चले गए, एक होता है वर्ड ऑफ माउथ कि लोगों ने इधर उधर कुछ कह दिया हमारे बारे में, वैसे हमारे कस्टमर आ गए, होर्डिंग्स लगा दिए, ऐड दे दिए। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मतलब क्योंकि आपकी काफ़ी अच्छी रिसर्च हो चुकी है इस पूरी मार्केट में, तो सबसे कारगर तरीका कौन सा है? क्योंकि लगता तो है दूर से कि भाई इंस्टाग्राम पे पेज बना दिया और बिक गया सामान, लेकिन ये इतना इजी नहीं होता है। हाँ बिल्कुल। तो इस पे मैं बताना चाहूँगा आपको, देखिए कि किसी भी ब्रांड के लिए ना, जैसे ही आप प्रोडक्ट बना लेते हो तो अगला सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इसको कस्टमर्स तक पहुँचाएं कैसे। तो जो बहुत ही नॉर्मल तरीके हैं, इंस्टाग्राम हो गए, सोशल मीडिया के जितने भी चैनल्स हो गए, तो ब्रांड्स को लगता है कि इनके थ्रू हम कस्टमर्स तक पहुँच सकते हैं। हालांकि वो बहुत ही एक ऑर्गेनिक तरीका है, एक बहुत ही रीजनल तरीका है। बट मुझे लगता है कि किडबी के लिए जो सबसे कारगर तरीका हुआ है वो वर्ड ऑफ माउथ का हुआ है। हमने शुरू से ही किडबी का एक कम्युनिटी बनाया, पेरेंट्स की कम्युनिटी बनाई है, जिसको हमने नाम दिया था किडबीज पेरेंट स्क्वाड। तो उसमें क्या करते हैं कि हम उन सारे हाउसवाइफ्स को, मदर्स को ऐड करते हैं उस कम्युनिटी में, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन्स भी होती हैं, मदर्स भी होती हैं। तो वो क्या करते हैं, पेरेंटिंग केयर टिप्स शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या सारी चीज़ें हुई। तो उससे एक वो कनेक्शन बन जाता है, वो छोटी सी फैमिली बन गई है। अब उस फैमिली में कोई अगर किडबी का कोई नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं, हम उस फैमिली को, अगर कोई भी एक बंदा उसमें से खरीदता है, तो वो आगे सारी कम्युनिटी को बताता है कि यार ये प्रोडक्ट खरीदा मैंने और इस पर बहुत अच्छा फीडबैक है, मेरा बच्चा कंफर्टेबल है, इसमें सबसे ज़्यादा सॉफ्टनेस है, केमिकल फ्री है, ये सारी चीज़ें। तो वो वर्ड ऑफ माउथ का जो इफेक्ट होता है ना, वो आप कितने भी एड्स चला लो, कितने भी आप एड्स बना लो, वीडियो प्रेजेंटेशन चला दो, उससे किसी को कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होने वाला है। जो अगर मैं हुसैन को बताता हूँ कि यार ये मैंने वॉच पहना है, ये वॉच बहुत सही है, तो जो इम्पैक्ट वर्ड ऑफ माउथ का होता है वो आई थिंक किसी भी एड्स में नहीं होता है। तो किडबी के लिए आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी कारगर रहा है। वेरी नाइस। तो अभी कितने इन्वेस्टर से मीटिंग, मतलब शुरू से लेके अब तक कितने इन्वेस्टर से सामना हो चुका है? देखिए, और सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा किसी इन्वेस्टर के साथ? कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस तो बहुत रहा है। इन्वेस्टर से तो बहुत से सामना हुआ है, मतलब टॉप मोस्ट, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट इन्वेस्टर से भी सामना हो गया हुआ है। एक इन्वेस्टर के साथ में बहुत बुरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हम उनके गेट पे पूरे दिन बैठते थे। सीरियसली? हाँ, कहाँ, यही नोएडा में? हाँ, पूरा दिन बैठते थे, तो बैठते थे और वो हमारे आगे से निकल जाते थे। अंदर ही बैठे होते थे, पर खाली बैठे हुए पर मिलते नहीं थे। तो उनके साथ में रहता था, मतलब ऐसा महीने महीने तक हम वहीं वहीं उधर ही पड़े हुए हैं कि इधर पढ़ रहे हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उनके साथ था एक, मतलब वो समय था 6 महीने 8 महीने, मतलब हम उनके पास रेगुलर जाते थे, भाड़ा नहीं रहता था, फिर भी पहुंच जाते थे, कैसे कैसे करके वहाँ तक जाना पड़ता था। फिर वहाँ बैठे हुए हैं, उनके एम्प्लॉयज़ भी देख रहे हैं, वो भी मजाक उड़ा रहे हैं कि ये तो आगे ये बैठे रहे। मतलब काफ़ी एक ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है फाउंडर्स को। देखिए हमारा शुरू से मानना रहा है, जैसे कि मैं और हुसैन मोस्टली अर्ली डेज में इन्वेस्टर्स को अप्रोच करते थे, उनके साथ मीटिंग्स में जाते थे, तो हमारा ये मानना रहा है कि एज ए फाउंडर आपको शेमलेस रहना पड़ेगा। अगर आप शेमलेस नहीं हो तो आप फाउंडर नहीं हो, क्योंकि आपको काफ़ी जगहों पे कभी आपका कोई प्रोडक्ट कोई ब्लंडर हो गया तो कस्टमर ने आपको जलील कर दिया, कभी आपने कोई गलती कर दी तो इन्वेस्टर्स ने डांट दिया, ठीक है। तो आपको एज ए शेमलेस पर्सन होके आपको उन चीज़ों को पॉजिटिवली लेना है, उनके फीडबैक्स को लेना है, उसको और इम्प्रूव करना है, इन सारी चीज़ों पे काम करना है। तो जब इन्वेस्टर्स की बात हुसैन बता रहे हैं, उनके पास हम जाते थे, पूरे दिन दिन बैठ रहे हैं, तो उनसे भी हमें एक लर्निंग्स मिली कि आपको पता है कि कौन सा इन्वेस्टर आपके कंपनी में पैसे नहीं डालने वाले हैं, तो उन पर अपना फिजूल का टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, आप उनको मंथली अपडेट्स देते रहो। सपोज किसी इन्वेस्टर ने, कोई इन्वेस्टर आपको डायरेक्टली मना नहीं करता, वो कहता है कि ठीक है हम देखेंगे, अभी आपका राइट टाइम नहीं है, हम एक सर्टेन टाइम के बाद इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरा सभी फाउंडर से यही सुझाव है कि आप क्या करो, आप उनको मंथली अपडेट्स भेजते रहो, सिर्फ उन्हीं के पीछे मत लगो। क्योंकि देखो, अगर आप, हो सकता है कि अगर आप लोगों को 10 लोगों ने मना किया, तो जो आप 11वें बंदे को अप्रोच करोगे वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा। तो इन 10 बंदों को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, इनको आप मंथली अपडेट्स भेजते रहो। जब एक सर्टेन स्टेज पे आप उनको लगेगा कि कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ ब्रांड ग्रो कर रहा है, तो सामने से ही वो अप्रोच करेंगे। हालांकि हुसैन के साथ ये काफ़ी हुआ है, जब हम बड़े इन्वेस्टर्स को पहले अप्रोच करते थे वो रिप्लाई नहीं करते थे, और अब उनके सामने से ईमेल्स आते हैं कि यार मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, फंड डाल देते हैं। तो हम अब मना करते हैं कि नहीं, अभी हमें इस सर्टेन स्टेज पे हमें ज़रूरत नहीं है। नहीं, उन्हीं इन्वेस्टर का ऐसा हुआ करता था, और एक ही बार उनका आगे से कॉल आया। अच्छा, जिन्होंने इतनी बार इग्नोर कर दिया, हाँ, सामने से निकल बहुत गए। इग्नोर कर दिया। तो उन्होंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट देखा, तो उन्होंने देखा कि अब हम लॉन्च कर रहे हैं, तो उनका कॉल आया, कह रहे हैं कि अरे कॉल करता नहीं आजकल, कैसा है, कहाँ है।
हमने कहा यही सर बताइए, तो कह रहा है कि आ जाओ ऑफिस बैठते हैं। तो ऑफिस गए और उन्होंने चेक काट के दे दिया। अच्छा, मतलब ले लिया पैसा उनसे हाँ, हैं? हाँ, ये कि मतलब एक पॉजिटिव वे में आप लोग हमारा ये है कि हम अगर किसी को अगर ये कर रहे हैं कि अगर कोई देखिए 2 इन्वेस्टर होते हैं, एक तो आपको पता चल जाएगा स्टार्टिंग में ही कि ये नहीं कर रहा है, ठीक है, ये आप अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं कीजिए, अगर ये नहीं करेंगे नहीं करेंगे। आप अगर एक इन्वेस्टर दिख जाता है, थोड़ा थोड़ा बहुत भी अगर वहाँ दिख गया कि पॉइंट हाँ ये करेंगे। थोड़ा सा बताओ आप इसको डिटेल में कि मतलब कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये वाला इन्वेस्टर पैसा दे देगा? देखिए जब हम बैठते हैं ना, एक इन्वेस्टर होता है कि नहीं तुम्हारे प्रोडक्ट में ये कमी है, ऐसा है, थोड़ा सा देखिए फर्स्ट टाइम जो फाउंडर्स आप रहते हैं, फर्स्ट टाइम आपके प्रोडक्ट पे पैसा नहीं लग सकता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम फाउंडर्स पे पैसा लगता है, ठीक है। और अगर वो इन्वेस्टर ने अगर थोड़ा सा आप पे इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, ठीक है, मेजर चीज़ क्या है कि पहले IIT IIM सुनकर बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है, कि IIT IIM का है। जब आप IIT IIM के नहीं हैं, आप एक नॉर्मल कॉलेज से आ रहे हैं, नॉर्मल जगह से आ रहे हैं और नॉर्मल इससे आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा स्ट्रगल आपके लिए ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और फाउंडर्स जब हम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, जब इन छोटे इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, तो इन्वेस्टर्स अगर थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव शो कर रहे हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट में तो बात नहीं है, पर इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा ठीक किया जा सकता है, चांसेस है, ठीक है। एक इन्वेस्टर होते हैं कि अरे नहीं मतलब ना ये अभी 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 आप अर्ली स्टेज हो, आप मेरे लायक नहीं हो, अभी नेक्स्ट टाइम आना ये करना नेक्स्ट टाइम के लिए उनको अपडेट भेज दीजिए, नेक्स्ट टाइम आपको जाने की जरूरत नहीं है वहाँ पर। ये वही वाला हिसाब हो गया कि जब आप कॉलेज से निकलने के बाद अपना डिग्री लेके पहली नौकरी लेने जाते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है एक्सपीरियंस क्या है। हाँ, एक्सपीरियंस क्या है, भाई एक्सपीरियंस दे दीजिए ना, हाँ। उसके बाद हम तभी तो आगे बढ़ेंगे, तभी तो नेक्स्ट को बता पाएंगे कि एक्सपीरियंस क्या है। हमारा तो एक्सपीरियंस ये रहा हुआ है ना कि हम IIT IIM वालों से ज़्यादा अगर दूसरे कॉलेजेस के बच्चे हैं, वो ज़्यादा अच्छे मेहनत करते हैं और ज़्यादा मतलब इन्वेस्टर्स उनको देखते नहीं हैं, मतलब बहुत कम इन्वेस्टर हैं जो उनको चांस देते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, बट उनमें ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा पोटेंशियल रहता है कि कुछ करेंगे। IIT IIM तो एक टैग लेके बैठ जाते हैं। अब ये सिनेरियो चेंज हो रहा है। देखो आपकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, छोटे शहरों के लोग बना रहे हैं, छोटे शहरों के फाउंडर्स बना रहे हैं। तो अब ये बहुत सारा ये एक जो पर्सपेक्टिव पहले से रहा है कि अगर आप एक टॉप इंस्टीट्यूट के बच्चे हो तो आप बहुत अच्छा करोगे लाइफ में, अब ये पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि जो छोटे शहर के बच्चे हैं, जैसे हमारे जैसे लड़के हैं, तो छोटे शहर से आके हमने 100 करोड़ की कंपनी बनाई 4-5 सालों में, तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है। तो अब पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है इन्वेस्टर्स का, क्योंकि जैसा कि हुसैन ने बताया कि अर्ली स्टेज पे ना इन्वेस्टर्स एक फाउंडर की अंदर क्या जज्बा है, क्या जुनून है, वो देखते हैं। आपके अंदर क्या क्षमता है कि आप एक कंपनी बना सकते हो, आप क्या स्ट्रगल्स फेस कर सकते हो, आप उनके लिए रेडी हो। देखिए जो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है या जिसके जो बहुत ही मतलब एक काइंड ऑफ सेंसिटिव बंदा है, तो वो कंपनी नहीं चला सकता। अगर आप बिल्कुल ही रफ टफ टाइप के बंदे हो, ठीक है, जैसे कि हमने इंजीनियरिंग की है, तो हमने इंजीनियरिंग के दौरान ही इतने रफ टफ हो गए ना कि हमें कितने भी चैलेंजेस आए, जैसे कोविड जैसा चैलेंज आया, और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स आया। लॉकडाउन होता था फिर खुल जाता था, होता था फिर खुल जाता था। तो उस टाइम पे हमने इतने चैलेंजेस को ओवरकम करा कि अब लगता है कि यार कोई भी चैलेंज आ जाएगा तो बहुत छोटा है उन सबके सामने। तो इन्वेस्टर्स बेसिकली वही देखते हैं कि आपके अंदर क्या जुनून है, क्या जज्बा है कंपनी बनाने का। अगर आपके साथ इमोशनली कोई इन्वेस्टर कनेक्ट हो गया तो आप समझ जाओ कि हाँ वो इन्वेस्ट करने ही वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि मतलब यस, ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास IIT IIM का डिग्री नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर कॉलेज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 12th पास हैं, 10th पास हैं और उन्होंने बहुत बड़ा कंपनी खड़ा कर लिया। हम लोग जब कहीं कुछ करने जाते हैं, है ना, तो लोग हमको बता देते हैं कि ये करना है। मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि जो बच्चे स्टार्टअप की दुनिया में जो अब सोच रहे हैं कि उन्हें भी स्टार्टअप्स में आना है, उन्हें कुछ अपना यूनिक आइडिया, उनके पास भी कुछ है, तो ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए जो उनको नहीं करनी चाहिए, और किस तरह से उनके संघर्ष क्या होंगे, उनके चैलेंजेस क्या होंगे इस इंडस्ट्री में। मैं चाहती हूँ आप थोड़ा उस पर फोकस करें। बिल्कुल, देखिए बहुत ही बेसिक शुरुआत से मैं बताता हूँ कि आजकल क्या हो गया ना, सिनेरियो जो स्टार्टअप्स का है वो बहुत चेंज हो चुका है। मल्टीपल शोज आते हैं तो उसके थ्रू दिखाया जाता है कि स्टार्टअप्स की ग्लैमरस लाइफ को एक प्रेजेंट किया जाता है। वो एक बहुत ही गलत मैसेज दे रहा है आजकल के यूथ को। उनको लगता है कि स्टार्टअप में सिर्फ ग्लैमरस चीज़ें होती हैं, उसके पीछे का स्ट्रगल आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर हम बताना चाहें तो स्टार्टअप को, एक कंपनी को बिल्ड करने में ना बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं। तो अगर कोई भी फाउंडर अगर पैशनेट है किसी कंपनी को बनाने में, अगर आप ये मत सोचो कि आपको पैसे कमाने हैं, आप ये सोचो कि आप क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो कंज्यूमर्स को।
अगर आप किसी की लाइफ को चेंज करो तो उसके बाद पैसे अपने आप ही बन जाएंगे। तो मेरा यही सुझाव है कि किसी भी फाउंडर को आप ग्लैमरस लाइफ को देख के अगर अट्रैक्ट होकर आप स्टार्टअप करो तो मत करो, वहीं पे आप रुक जाओ। आपको जो करना है आप जॉब कर लो, कोई और चीज़ कर लो, बट स्टार्टअप मत करो। अगर आपको ग्लैमरस लाइफ में जाना, आप एक्टर बन जाओ, आप यूट्यूब कर लो, आप इंस्टाग्राम पे रील बना लो अगर आपको एक्टिंग करनी है, बट आप स्टार्टअप मत करो। क्योंकि स्टार्टअप में अगर आप ग्लैमरस लाइफ को देख के अट्रैक्ट होकर आ रहे हो तो आपको जो उसके पीछे के स्ट्रगल्स है ना, वो आपको झकझोर के रख देंगी, आपको बर्बाद कर देंगी। और उसके बाद अगर आप फेलियर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो आप फिर करियर में काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। तो पैशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है। कि उसके बाद फिर आपका आता है कि किस प्रॉब्लम को लेके आप सॉल्यूशन बना रहे हो, ठीक है, आप क्या प्रोडक्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर आप मार्केट तक कैसे पहुँचते हो, ये सारा फैक्टर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मेरा मानना है इस चीज़ पे कि स्वप्निल ने सही बताया कि ग्लैमरस बहुत ज़्यादा दिखता है बाहर से कि स्टार्टअप कर रहे हो, फाउंडर हो, मज़े की लाइफ बना रहे हो, पैसे कमा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली में। फाउंडर्स के पास में अगर खोल के देखा जाए तो पैसे होते नहीं है बहुत ही मुश्किल होती है उनकी लाइफस्टाइल। और ऐसा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कई बार, ठीक है, चीज़ों को मेंटेन करते करते। मतलब आप लोगों का कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा जब चीजें एकदम खराब हो रही हो और मेंटली आप लोगों ने बहुत उस समय का था जब खाने के लिए मुश्किल था, कोविड के टाइम कोविड के टाइम का था, खाने के लिए मुश्किल था, फ्लैट से ऑनर निकाल रहे थे, आपके पास में रास्ता नहीं है। हम ये प्लान कर रहे थे कि हमें रहना कहाँ है, तो हमने एक ये भी सोचा था कि ठीक है अगर यह नहीं हुआ तो दिल्ली में गुरुद्वारा में सो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सोने का मैंने एक बार देखा था। गुरुद्वारा हम जाते हैं तो हमने देखा था कि वहाँ सोते हैं लोग, तो हमने बोला कि वहाँ सो लेंगे, वहाँ खाने का भी इंतजाम हो जाएगा, तो 2 चीज़ तो हो जाएगा वहाँ पर, तो ये सारा चीज़ हो जाता है। अपने आप को मतलब बेसिकली सेल्फ प्रिपेयर्ड हमने किया हुआ था कि अगर ऐसी सिचुएशन लाइफ में कभी आई तो हम उसको ओवरकम कर लेंगे। पर ऐसा सोचा नहीं था। फर्स्ट में तो ये सोचा कि बहुत आसान है, प्रोडक्ट बनाना है, इन्वेस्टर से पैसे लेने हैं, ठीक है, फिर हमारी लाइफस्टाइल सुपर हो जाएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। पर ऐसा कुछ होता नहीं। जब आस्ते आस्ते इस लाइफस्टाइल में आते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कभी कभी पॉकेट में पैसे नहीं होंगे, कभी कभी आपको ऐसे जीना पड़ेगा, ठीक है। मेरा मानना है कि फाउंडर्स को मार्केट में जब इन कर रहे हैं, प्रोडक्ट ठीक है, आपके पास में जो भी प्रोडक्ट है, आपके पास में जो भी चीज़ें हैं, हमें बहुत ही हम पहले अज्यूम कर लेते हैं कि ये तो सक्सेसफुल हो जाएगा, ये दुनिया को ज़रूरत है। क्या पता दुनिया को ज़रूरत नहीं है। आप एक राइट मेंटर खोजो। इक्विटी के बारे में कभी मत सोचो। राइट मेंटर के पास में आप जाओगे ना तो चाणक्य की तरह अगर आपको एक आदमी मिल गया ना कि वो आपको सही रास्ता दिखा रहा है और बता रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, पैसा तो आपके पास में फ्लो में आ जाएगा। हमारी इन्वेस्टर ने मुझे कहा था मीटिंग में कि तू टेंशन मत ले, ठीक है, पहले ये कर, तो देखना पैसा लोग आगे से देने आएंगे, ठीक है। और लिटरली आए, इन्वेस्टर्स आगे से आकर हमें पैसा दे के गए, ठीक है। उन्होंने कहा कि पहले सही तरीके से चलना चाहिए, कहाँ से चलना है, कैसे करना है। अभी हम कुछ फाउंडर्स को जानते हैं जो कुछ भी कर रहे हैं, मतलब उनको अगर आप समझाने जाओगे भी वो नहीं समझेंगे, ठीक है, उनको लगता है कि वही सही है। पर बहुत स्ट्रगल के बाद अब ये समझ में आएगा कि नहीं, आप गलत हो। आपको एक राइट मेंटर चाहिए, जो कि मेंटर सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसको कर रहे हो, सही जो मेंटर होते हैं वो जल्दी आते नहीं है आपके ऑनबोर्ड पे, ठीक है। वो पहले आप में कैपेबिलिटी देखेंगे कि हाँ ठीक है, तब वो आपके साथ ऑनबोर्ड आएंगे कि हाँ साथ में करते हैं। अगर वो आ गए तो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। फिर आपके साथ में सेकेंड मोस्ट प्रॉब्लम फाउंडर के साथ में क्या आ जाता है कि मुझे इक्विटी नहीं देना है। हमारा मानना है कि इक्विटी का करोगे क्या जब तुम्हारी कंपनी ही नहीं चलेगी। मैंने अपने दोस्तों को बर्बाद होते देखा है, तो दोस्त को कंपनी बंद करके आज जॉब करते हुए भी देखा है कि मतलब वो आज बहुत परेशान रहते हैं। मैंने उसको स्टार्टिंग में बोला था कि इक्विटी दे दे और लोगों को लाओ, तो नहीं, वो नहीं माना, ठीक है। बट आज इक्विटी भी नहीं है, कंपनी भी नहीं है और वो कहीं का नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई स्टार्टिंग में आपके पास में पैसे नहीं होते हैं किसी को देने के लिए, आप बोलो कि सर आप मेरी कंपनी की इक्विटी ले लो, मुझे रास्ता दिखा दो बस, ठीक है, मैं कर लूँगा, ठीक है। अगर ये चीज़ अगर आपके साथ में रहेगा तो आपके साथ में कई लोग जुड़ जाएंगे। आप अकेले सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। जैसे कि हमारा मुझे लगता है कि प्लस पॉइंट रहा है कि अब जैसे डिप्रेशन की बात कर रही थी, तो स्ट्रगल के टाइम पे हम 3 को फाउंडर है तो हम आपस में अपने दुख बांट लेते हैं। अगर वहीं हम सोलो फाउंडर होते, मैं अकेला अगर कोई कंपनी चला रहा होता या हुसैन अकेले कुछ कर रहे होते, तो इतना डिप्रेस्ड हो जाते कि हो सकता है कि आज हम इस स्टेज पे ना होते। बिल्कुल। तो ये बहुत ही एक सुझाव है कि अगर आप सोलो कुछ कर रहे हो, आपको लगता है कि वन मैन आर्मी हो, आप सब कुछ जीत लोगे, तो वो आपकी गलत राय है। आपको अपने साथ टीम बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि एक कंपनी को सक्सेसफुल बनाने में एक टीम की बेहद ज़रूरत होती है। फाउंडर्स अर्ली डेज में डायरेक्शन लेस होते हैं, उसके लिए आपको मेंटोर की ज़रूरत होती है। उसके बाद इक्विटी से प्यार, ये हुसैन ने जो बताया है, अभी अर्ली डेज में हमारे पास भी था, हमको भी लगता था कि यार इक्विटी बचा के रखनी है,
आगे कैसे करेंगे। बट एक राइट मेंटोर अगर मिल जाता है आपको तो वो बताता है, और वो भी अगर प्लस पॉइंट होता है कि अगर आपके इंडस्ट्री का हो, आप बाहर से भटक के किसी को भी आप मेंटोरशिप ना लो उनसे, आप एक राइट इंडस्ट्री के मेंटोर को बनाओ, उनसे आप फीडबैक लो कि आपको एक डायरेक्शन देता है वो कि आपको आगे क्या करना है। अगर आपने 0 से 1 तक की जर्नी कंप्लीट कर ली, फिर 1 से 10 तक की जर्नी कंप्लीट होती है, 10 से 100 की होती है, एंड सो ऑन। तो ये ऐसे चलती है। पर मेंटर भी चेंज होते रहते हैं। अगर आप जैसे कि एडवाइज़र आपके साथ में एक स्टार्टिंग में जुड़ते हैं जो आपको एक लेवल पे ले जाते हैं, फिर वहाँ पर आपको नेक्स्ट एडवाइज़र्स की ज़रूरत पड़ेंगे जो आपको 1 से 5 पे ले जाएंगे। तो रेगुलर बेसिस पे आपको एक टॉप मोस्ट हर टाइप के एडवाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो फाउंडर्स को यही करना चाहिए, हमें यही लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शार्क टैंक जैसे शोज ने मतलब ग्लैमराइज कर दिया है इस इंडस्ट्री को, लेकिन स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा है, हर इंडस्ट्री में होता है, इसके भी अपने स्ट्रगल हैं। उसमें एक फाउंडर आए हुए थे जी, मैं वही पूछना चाह रही थी कि आप लोगों का शार्क टैंक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारा शार्क टैंक का एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा। मतलब हम गए हुए थे, जो हमारे आगे इन्वेस्टर्स थे, शार्क्स थे, उनको लगा कि मार्केट बहुत छोटा है। उनको जो हमारा सेगमेंट लगा और लगा कि बहुत क्राउडी है। मतलब अपने आप में ही आपको सुन के कि अगर आपसे सामने से कोई कहता है कि यार किड्सवेयर का मार्केट बहुत छोटा है, तो हमें अपने आप में भी लगता है कि यार हर साल 2.5 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। नहीं, मार्केट तो बहुत बड़ा है। तो जैसे उनको लगा होगा, उनको ये भी लगा कि ब्रांड बिल्ड करने में डिफिकल्ट है, वो भी अपनी जगह पे सही होंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो ठीक है, उससे कोई इशू नहीं, हमने कई चीज़ सीखी वहाँ से। हमने वहाँ पर एक फाउंडर को देखा, जो एक फाउंडर उसने एक्चुअली में बताया था कि लाइफ में कितना प्रॉब्लम उसने फेस किया है। ठीक है, वो मतलब वो शार्क्स में से नहीं था, कोई फाउंडर आया था। फाउंडर ने बताया था कि नहीं तो बाकी के फाउंडर्स को ऐसा देख के लगता है कि अगर मैं भी कॉलेज में होता, मैं शार्क टैंक देख रहा होता, तो मैं कहता स्टार्टअप करूंगा। ठीक है, इतने मजे में इसको करोड़ों मिल रहे हैं, लाखों दे रहे हैं, बाहर करोड़ों मिल रहे हैं, तो मैं भी ये कर लूंगा, मुझे भी लाखों मिलेंगे। जॉब करने की जरूरत नहीं, आइडिया लेकर के जाना, पैसा तो मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक वो रॉन्ग नैरेटिव सेट हो रहा है स्टार्टअप्स को लेके। हालांकि मैं स्टार्टअप वाइब्स के माध्यम से बताना चाहूंगा फाउंडर्स को कि वही चीज़ है कि आप ग्लैमरस चीज़ों को तरफ ना अट्रैक्ट हो, आप जो रियल साइड है वो देखो, आप फाउंडर्स की स्टोरीज को देखो। देखिए आज के टाइम पे इंटरनेट पे आपको मल्टीपल रिसोर्सेस मिलेंगे, स्टार्टअप वाइब्स को देखो आप, इसमें आपको एक फाउंडर कैसे एक जीरो से ब्रांड बनाने की जो जर्नी होती है वो सारी आपको समझ में आएगी। तो आपको लगेगा कि हाँ आप रिलेट कर पाओगे कि इन सारी चीज़ों के थ्रू अगर मैं जा सकता हूँ तभी आप स्टार्टअप करो। आप सारे फाउंडर्स को उठा के पढ़ लीजिए ना, एलन मस्क को उठा के पढ़ लीजिए, इंडिया में रितेश अग्रवाल को पढ़ लीजिए, कुणाल साहब, सबका जब अगर आप बैकग्राउंड स्टोरी पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत टफ टाइम देखा है। आज के डेट में उन्होंने जो कंपनी बनाई है वो एक मतलब एग्जाम्पल है। मतलब ऐसी कंपनी बनाना, मतलब हम सोच के ही सोचते हैं कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा। ठीक है, जो इस लेवल पे उन्होंने ऐसी कंपनी बनाकर रखी हुई है, जो उन्होंने इंडिया के ग्रोथ में उन्होंने इतना बड़ा उनका मेहनत है कि उन्होंने करके दिया हुआ है देश के लिए। ठीक है, तो हर कोई बहुत मेहनत से बनाता है। कंपनी बनाने में इंसान की पूरी मतलब समझिए कि 5 साल, हमें अपना पर्सनल लाइफ पता ही नहीं है कि पर्सनल लाइफ जैसी कोई चीज़ होती है। ठीक है, ना हम क्लबिंग जाते हैं, ना घूमने के लिए टाइम है, मतलब ना हमारे पास में कोई चीज़ों के लिए टाइम है। हमें जैसे कि अभी एक लोगों के बाहर ये भी धारणा है कि स्टार्टअप वाले बड़ी पार्टीज करते हैं, नहीं कर पाते है हैं ना। ठीक है, जैसे रियलिटी तो कुछ और ही है जैसे स्टार्टअप की। नारायण मूर्ति सर ने भी कुछ दिन पहले 70 आवर्स का एक ये चला था कि प्रॉब्लम, मैं तो थोड़ा एग्री नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि 100 घंटा काम करना चाहिए। ठीक है, हम 100 घंटा करते हैं, हम मंडे टू संडे करते हैं, हम पूरे करते हैं, क्योंकि अगर आपको देश को आगे लेके जाना है, ठीक है, और अगर आपने अपने लिए लाइफ ऐसी चुनी है, ठीक है, कि हाँ मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, अगर मुझे यही करना है, तो आपको तो 100 घंटे काम करने पड़ेंगे, तभी आप आगे लेके जा सकते हो। ठीक है, हमारे देश में इस सच में हो गया हुआ है कि मंडे टू फ्राइडे काम करेंगे, सैटरडे संडे घूमने जाएंगे, पार्टी करेंगे, क्लबिंग करेंगे, तो ये एक नैरेटिव हो गया हुआ। तो ठीक है, उन्होंने अपने लिए वो लाइफस्टाइल सेलेक्ट किया हुआ है। हमने अपने लिए, हमें कोई बुरा नहीं लगता है, हमने कहा है कि हमने ये लाइफस्टाइल अपने लिए सेलेक्ट किया हुआ है कि हमें मंडे टू संडे काम करना है, हमें 10-10 से 12-12 घंटा करना है, तो करना है। और हमें मज़ा आता है क्योंकि ये काम हमने खुद चुना है, तो इस काम के पीछे कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट है। तो इसमें हमें ऐसा नहीं होता है कि हमारे लिए सजा है, हम तो उसको और एंजॉय के साथ करते हैं और जॉयफुल मूड में करते हैं। किसी इन्वेस्टर का कॉल आ गया, कोई फॉरेन का इन्वेस्टर है, 3 बजे रात को कॉल आ जाता है, हाँ सब सो रहे हो? नहीं सर सो नहीं रहा हूँ, जग रहा हूँ, बताइए क्या करना है। तो तुरंत वो वॉइस की टोन होती है वो चेंज हो जाती है। तो ये लाइफस्टाइल हमने खुद चुना है, हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं बची है। क्योंकि सारे दोस्त देखिए, जब आप एंटरप्रेन्योरियल करियर में आते हो तो कहा जाता है कि इट्स ए वेरी लोनली लाइफ, और ये सच में है। हम 3 दोस्त हैं, तो हम तीनों 10 साल से दोस्त हैं, तो हम आपस में अपने सारे दुख,
अपने जो भी सुख के टाइम होते हैं वो सारे हम आपस में ही शेयर करते हैं, ठीक है। इसके बाद फैमिली है, फैमिली के साथ शेयर करते हैं। बाकी और हमारी कोई सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, ये सारी चीज़ों जैसे कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है। बिल्कुल, मतलब मुश्किल है जर्नी, लेकिन हाँ एक संतुष्टि है कि बिल्कुल। जो करना चाहते थे वो कर पा रहे हैं, जब उन है ना? बच्चों को हंसता हुआ देखते हैं ना, हाँ। जब कस्टमर्स, जब वो माँ बाप अपने बच्चों की हाँ। फोटोज अपलोड करते हैं ना, हाँ। उनको देख के जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो अलग फीलिंग होती है, हाँ। वो कोई भी नहीं दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके, और किड भी कितना यूनिक तरीके से काम कर रहा है। बहुत, मेरी ढेर सारी बधाइयाँ स्वप्निल, हुसैन, आप दोनों को। आप लोग ऐसे ही अच्छा करते रहें और बार बार हमारे पॉडकास्ट में आते रहें, क्योंकि आई एम श्योर कि हम लोग जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हमारे पास और ढेर सारी कहानियाँ होंगी। थैंक यू सो मच स्टार्टअप वाइब्स 18 से जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। रजना, थैंक यू वेरी मच।